अध्याय 181। क्या पेड़ में छिपा घुसपैठिया चौंक गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई अचानक उस पेड़ के नीचे प्रकट होगा जहां वह छिपा हुआ था और सीधे उसके ठिकाने का खुलासा कर देगा। और उन्हें पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। घुसपैठिए ने हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की। उसे यकीन नहीं था कि लू किंग को सचमुच उसके ठिकाने का पता चल गया था या वह सिर्फ दिखावा कर रही थी। उन्हें अपनी गुप्त तकनीकों पर पूरा भरोसा था, इसलिए उनके मन में अभी भी आशा की एक किरण बाकी थी। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। ये देखकर कि पेड़ पर बैठा व्यक्ति उसकी चीख के बाद भी प्रकट नहीं हुआ, लू किंग समझ गया कि आगंतुक के इरादे अच्छे नहीं होंगे। उसने ऊपर देखा, पेड़ की घनी पत्तियां एक छतरी की तरह फैली हुई थीं, जो घुसपैठिए की आकृति को पूरी तरह से छिपा रही थीं। लेकिन अपनी आत्मा की शक्ति और अपने द्वारा संघनित आत्मा प्रतीकों के ढांचे के साथ उसकी संवेदन क्षमता एक साधारण मार्शल ग्रैंडमास्टर की तुलना में कहीं अधिक थी। श्याओ ली के मार्गदर्शन के बिना भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह उपस्थिति कहाँ छिपी हुई है। बिना किसी झिझक के उसने सड़क से मुट्ठी के आकार का एक पत्थर उठाया और एक गुप्त हथियार तकनीक का उपयोग करते हुए उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। लू किंग की वर्तमान शक्ति के साथ ची और रक्त का विस्फोट एक साधारण पत्थर को भी जबरदस्त शक्ति प्रदान कर सकता है। बूम! तीव्र गति से आता हुआ पत्थर, जिसमें जबरदस्त प्रभाव था, पलक झपकते ही पेड़ की छतरी को भेद गया। फड़फड़ाते पत्तों और टूटी शाखाओं के बीच एक आकृति पेड़ से गिरी, लुढ़की और खड़ी हो गई। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वह लू किंग को हैरानी से देख रही थी। घुसपैठिया न केवल लू किंग की उसकी गुप्त चाल को भांप लेने की क्षमता से बल्कि हमले में उसके निर्णायक रवैये से भी चकित था। क्या यह अफवाह नहीं थी कि इस युवक का हृदय वीर और साहसी था? उसने अपनी पहचान की पुष्टि किए बिना ही जानलेवा हमला क्यों किया? हाल की घटनाओं को याद करते हुए घुसपैठिए के मन में अभी भी कुछ आशंकाएं थीं। लू किंग का हमला बहुत अचानक हुआ और उसने सटीक रूप से उसके स्थान का पता लगा लिया। उसके पास बचने का समय नहीं था और उसे सीधे इसका सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उसकी बाहें घायल, दर्द से भरी और सुन्न थीं और ठीक होने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। सौभाग्य से मैंने पहले से ही नर्म कवच पहन रखा था, अन्यथा उस एक ही वार से मेरे हाथ अपंग हो जाते। घुसपैठिए ने खुद को भाग्यशाली समझा और अब उसने लू किंग को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। एक साधारण पत्थर फेंकने में भी उतनी ही आक्रमण शक्ति होती है जितनी किसी मार्शल ग्रैंडमास्टर की होती है। ये युवक निश्चित रूप से कोई साधारण आंतरिक अंगों के क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। इसके अलावा वह अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि लू किंग को उसके ठिकाने का पता कैसे चला। आखिरकार नीचे आने को तैयार हो गए। मुझे लगा था कि पेड़ में छिपे रहने की बजाय तुम मरना पसंद करोगे, लू किंग ने सपाट स्वर में कहा। पुराने कपड़े पहने और एक साधारण ग्रामीण युवक की तरह दिखने वाला घुसपैठिया गांव में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन लू किंग को उसकी दिखावट की परवाह नहीं थी। 7 किल टावर के शीर्ष हत्यारों ने मसल एंड बोन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी, जिससे वे आसानी से अपना रूप बदल लेते थे। यदि इस व्यक्ति को 7 किल टावर द्वारा भेजा गया था तो उसका वर्तमान रूप उसका असली चेहरा नहीं हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत अपनी क्षमता को सक्रिय कर लिया। जल्द ही उसके सामने खड़े युवक पर उस क्षमता की एक घनी लाल रोशनी प्रकट हुई। लिन ऑन, 7 किल टावर के 12 स्काई किलर्स में से एक, जिसका कोड नेम शैडो है। साधना, प्रसवोत्तर आंतरिक अंगों का क्षेत्र, कई हत्या तकनीकों में निपुण, विशेष रूप से गुप्त रूप से हमला करने में। चूंकि 7 किल टावर ने 7 किल ऑर्डर जारी किया है, इसलिए वह 12 स्काई किलर्स में स्थान पाने के लिए आपकी हत्या करके संप्रदाय के पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है। सचमुच वह 7 किल टावर का एक हत्यारा था। लू किंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। लू किंग की ओर से महसूस हुई ठंडक से हत्यारा शैडो चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस पेड़ पर आराम कर रहा था। मैंने तुम्हें क्या नाराज किया? तुमने अचानक हमला क्यों किया? अगर मेरे कौशल न होते तो तुम मुझे बेवजह मार डालते। शैडो के बनावटी आक्रोश का सामना करते हुए लू किंग के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने चुपचाप उसकी ओर देखा। क्या 7 किल टावर के एक हत्यारे का साहस बस इतना ही है? अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो क्या तुम मरने के लिए तैयार थे? शैडो चौंक गया। इस संप्रदाय ने 7 हत्याओं का आदेश कुछ ही दिन पहले जारी किया था। फिर भी इस दूरस्थ स्थान पर रहने वाली लू किंग को पहले से ही इसकी जानकारी थी। उन्हें ये खबर कहाँ से मिली? लेकिन उनके चेहरे पर अब भी उलझन के भाव थे। 7 किल टावर क्या आपको गलतफहमी हुई है? मैं तो बस बिना किसी दुर्भावना के वहां से गुजर रहा था। उसे अभी भी अनजान बनने का नाटक करते देख लू किंग ने और बात करने की इच्छा नहीं जताई। एक कदम बढ़ाते ही धूल उड़ गई और वह शैडो के सामने था। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी बांधे हुए था। एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी और एक भयंकर टाइगर फिस्ट प्रतिद्वंद्वी की छाती की ओर वार किया। इस मौके की ताकत को महसूस करते हुए शैडो भयभीत हो गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि लू किंग को इतना यकीन क्यों था कि वह 7 किल टावर का हत्यारा है, लेकिन वह जानता था कि इस पर विचार करने का ये सही समय नहीं है। लू किंग का मुक्का बहुत ही भयानक था। अगर वह कमजोरी दिखाता रहा तो शायद उसकी जान ही चली जाए। दिखावे की परवाह न करते हुए शैडो ऊर्जा और रक्त के विस्फोट के साथ आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटी तलवार प्रकट हुई, जिसने सीधे लू किंग की मुट्ठी पर वार किया। लू किंग के मुक्के की भयानक शक्ति के बावजूद शैडो के पास इसका मुकाबला करने का एक तरीका था।
विरोधी, चाहे अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण हो या अपना हथियार भूल जाने के कारण, निहत्थे ही लड़ रहा था। उसकी छोटी तलवार विष से लिपटी हुई थी। अगर वह लू किंग की मुट्ठी को जरा सा भी भेद पाती तो लू किंग की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। शैडो के जवाबी हमले का सामना करते हुए लू किंग शांत रहा। जैसे ही तलवार उसकी मुट्ठी पर वार करने वाली थी, उसने अपना कंधा झुका लिया और वार से बच गया। फिर उसने अपनी उंगलियों को झटका दिया और तलवार पर प्रहार किया। ये देखने में तो एक साधारण सी लगने वाली हरकत थी, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साबित हुई, जिससे शैडो की पहले से ही घायल भुजा बुरी तरह कांपने लगी और लगभग तलवार उसके हाथ से छूट ही गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए लू किंग ने अपनी मुट्ठी को हथेली में बदल दिया और शैडो की छाती पर वार किया। हथेली के शक्तिशाली बल के कारण हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी और शैडो उड़कर 10 मीटर दूर एक पेड़ से जा टकराया, जिससे अनगिनत पत्ते झड़ गए और फिर जाकर रुका। वह जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके जीवित होने या न होने का कोई आशय नहीं था। एक ही चाल में पराजित। 7 किल टावर का एक प्रतिष्ठित स्काई किलर, एक शक्तिशाली पोस्टनेटल इंटरनल ऑर्गन्स रियल योद्धा लू किंग द्वारा एक ही चाल में पराजित हो गया। लू किंग के चेहरे पर गर्व का कोई भाव नहीं था। उसने अपना हाथ पलटा और एक और पत्थर प्रकट हो गया। एक तेज चीरने की आवाज के साथ उसने बिना किसी झिझक के पत्थर फेंका, जो सीधे शैडो के सिर पर निशाना साध रहा था। निश्चित रूप से इससे ठीक पहले कि पत्थर उसकी खोपड़ी को कुचल दे, शैडो, जिसने लू किंग के लापरवाह होने पर हमला करने की योजना बनाई थी, हरकत में आया। पत्थर से बचते हुए जंगल में भाग गया। हालांकि इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाता, एक और फटने जैसी आवाज सुनाई दी। बूम! इस बार शैडो इससे बच नहीं सका। पत्थर सीधे उसकी पीठ पर लगा। उस जबरदस्त बल के कारण शैडो के शरीर से खून बहने लगा, जिसमें आंतरिक अंगों के टुकड़े भी मिले हुए थे। धड़ाम! इतनी गंभीर चोट के साथ प्रसवोत्तर आंतरिक अंगों के क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा भी इसे सहन नहीं कर सका। शैडो एक कपड़े की गुड़िया की तरह गिर पड़ा। कई बार लुढ़कने के बाद बेजान होकर रुक गया। मरने का नाटक करना बंद करो। तुमने कवच पहन रखा है। मेरे वार से तुम ज्यादा से ज्यादा घायल हुए हो, मरे नहीं हो। शैडो को स्थिर देखकर लू किंग आगे बढ़ी और 7 कदम दूर रुककर हल्के स्वर में बोली। परछाई नहीं हिली। लू किंग को गुस्सा नहीं आया। उसने अपना हाथ पलटकर एक और पत्थर निकाला। अंदाजा लगाओ कि इस बार तुम्हारा सिर मेरे पत्थर से बच पाएगा या नहीं। खांसी, तुम अब भी बहुत सावधान हो। लू किंग के खतरे का सामना करते हुए शैडो जानता था कि दिखावा करना व्यर्थ है। वह कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ उठने की कोशिश करते हुए एक पेड़ के सहारे झुक गया और लू किंग को पीले चेहरे से देखने लगा। हालांकि मुझे 7 किल टावर पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि तुम छुपकर रहने वाले चूहों में कुछ हुनर है। तुम्हें कम आंकना और तुम्हारे जाल में फंस जाना आसान है। गंभीर रूप से घायल शैडो को देखकर भी लू किंग उसके पास नहीं गई। तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो, इतनी कम उम्र में ही इतने बलवान। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तियांजी टावर ने तुम्हें हिडन ड्रैगन लिस्ट में 29वां स्थान दिया है। शैडो ने लू किंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। जब उसने रैंकिंग देखी तो दूसरों की तरह उसने भी सोचा कि लू किंग ने अभूतपूर्व मार्शल प्रतिभा के कारण इस सूची में जगह बनाई है। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि लू किंग की मार्शल आर्ट प्रतिभा वास्तव में भयावह थी। उससे भी ज्यादा भयावह उसकी युद्ध क्षमता थी। अभी अभी मारा गया वो मुक्का वाकई अद्भुत था। मुक्केबाजी और लातों का उस्ताद भी इससे बेहतर नहीं कर सकता था। प्रारंभिक आंतरिक अंग स्तर के मार्शल आर्टिस्ट का मुक्का एक ग्रैंडमास्टर के मुक्के के बराबर था। ऐसी अविश्वसनीय चीज का अस्तित्व था। शैडो को लगा कि युद्ध कला में उसका विश्वास डगमगा रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लू किंग के पास असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा के अलावा वह बहुत ही सावधानी बरतने वाला व्यक्ति था। कई तरह के जाल और प्रलोभनों के बावजूद लू किंग ने अपनी एक भी कमजोरी नहीं दिखाई। उससे निपटना एक बूढ़े लोमड़ी से भी ज्यादा मुश्किल था। क्या ये सचमुच एक किशोर ही था? शैडो सोचने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत हो गया बकवास। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मारा? शैडो की तारीफ को नजरअंदाज करते हुए लू किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। तुम्हें जरूर लगता होगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम चाहते हो। शैडो ने कड़वी मुस्कान दी। सही कहा। लू किंग ने सिर हिलाया। एक समझदार व्यक्ति से बात करना आसान था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 7 किल टावर के ठिकाने बताओ, और हो सकता है मैं तुम्हें बिना दर्द के मरने दूं। क्या आपको हमारे अड्डे चाहिए? शैडो की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उनमें अविश्वास के भाव दिखाई दिए। क्या आप 7 किल टावर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? लू किंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके शांत चेहरे ने शैडो को जवाब दे दिया। वह अचानक हंस पड़ा। हा, सचमुच निडर युवक, तुम्हारी हिम्मत तो 7 किल टावर को चुनौती देने की है। तो क्या आप आधार स्थानों की जानकारी देंगे या नहीं? बेशक मैं दूंगा, शैडो ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हें क्यों रोकूं? मुझे बस इतना यकीन नहीं है कि तुम में 7 किलर को चुनौती देने की हिम्मत है या नहीं। टावर, मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। मैं जाऊं या न जाऊं, यह मेरा निजी मामला है। वैसे भी तुम्हें ये देखने को नहीं मिलेगा, लू किंग ने उदासीनता से कहा। शैडो को मारने का उसका इरादा स्पष्ट था। शैडो को लू किंग के जानलेवा इरादे का पता था, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। लू किंग द्वारा फेंके गए पत्थर से उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे। वह मरणासन अवस्था में था, लेकिन प्रसवोत्तर योद्धा की प्रबल जीवन शक्ति के सहारे जीवित था।
जब तक कि उसे पौराणिक उपचार करने वाले अमृत न मिल जाएं। अन्यथा भले ही लू किंग उसे जाने दे, वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, काफी बहादुर, शैडो की प्रशंसा की गई। केवल 7 किल टावर ने ही दूसरों की हत्या की है। पहली बार किसी को हमें उकसाते हुए देख रहे हैं। लू किंग, हिडन ड्रैगन लिस्ट में आपकी रैंकिंग बिल्कुल सही है। लू किंग, उन्हें एहसास हुआ कि लोग हिडन ड्रैगन लिस्ट को गंभीरता से लेते हैं, सभी मार्शल आर्टिस्टों द्वारा अत्यधिक सम्मानित होने के कारण। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस सूची में धन की वृद्धि हो सकती है। चूंकि वह सहमत हो गया, इसलिए शैडो ने सीधे तौर पर कई स्थानों का खुलासा किया। लू किंग ने चुपचाप उन्हें याद कर लिया। शैडो ने ये देखा और उसे विश्वास हो गया कि लू किंग वास्तव में 7 किल टावर से बदला लेने का इरादा रखती है। उसे रोमांच महसूस हो रहा था। वह इस युवा राक्षस को उस संप्रदाय से टकराते हुए देखने के लिए उत्सुक था। अपने हाथों पर खून से सना एक हत्यारा होने के नाते शैडो को 7 किल टावर के प्रति कोई वफादारी नहीं थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नेट वेबसाइट खोजें। उन्हें कम उम्र में ही पकड़ लिया गया, बेरहमी से प्रशिक्षित किया गया और यातनाएं दी गईं। वह उस निर्मम संगठन से केवल घृणा करता था, कृतज्ञता नहीं। लेकिन 7 किल टावर में पले बड़े होने के कारण वह इसकी भयावहता से परिचित थे। अपनी नफरत के बावजूद उसने कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं की, किसी को इस विशालकाय को चुनौती देते हुए देखकर। हालांकि वह जानता था कि यह असंभव है, उसे एक रोमांच का अनुभव हुआ। लू किंग, मैंने जिन ठिकानों का जिक्र किया है वे मामूली हैं। अगर वे नष्ट भी हो जाते हैं तो भी 7 किल टावर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक जगह को नष्ट कर देते हैं तो इससे भारी नुकसान होगा और वे क्रोध से पागल हो जाएंगे। शैडो ने एक और स्थान का खुलासा किया और वहां के जाल और बनावट का विस्तार से वर्णन किया। अध्याय 182। जंगल के बीचों बीच एक छोटी पहाड़ी पर लू किंग ने शैडो के निर्जीव शरीर को देखा, जो धीरे धीरे अपनी सांसें खो रहा था और शांत हो गया था। उसके दिमाग में दूसरे पक्ष के मरते समय के शब्द गूंज रहे थे। लू किंग, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो मैं बता सकता था, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बदला लेने में जल्दबाजी मत करो। हमारे 7 किल टावर में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कई हत्यारे हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण गढ़ों की रक्षा तो प्रीसेलेस्टियल क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी कर रहे हैं। लू किंग, तुम्हारी युद्ध कला असाधारण है और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम निश्चित रूप से एक महान योद्धा बनोगे। जब वह समय आएगा तो हमारे 7 किल टावर से निपटना तुम्हारे लिए मानो हाथ हिलाने जितना आसान होगा। दुर्भाग्यवश मैं उस दिन को नहीं देख पाऊंगा। लू किंग को यह महसूस हो रहा था कि मरने से पहले शैडो 7 किल टावर के प्रति द्वेष से भरा हुआ था। इसीलिए उसने 7 किल टावर के बारे में सारी जानकारी उजागर कर दी। कौन जाने 7 किल टावर ने शैडो के साथ किस तरह की क्रूरता की होगी कि एक शिष्य के रूप में उसमें संप्रदाय के प्रति कोई निष्ठा नहीं रही और इसके बजाय वह इसके पूर्ण विनाश की कामना करता है। उसे याद आया कि यंग मास्टर वेई को मारने की कोशिश करने वाले हत्यारे तियानगू ने भी मरने से पहले उसे चेतावनी दी थी। ऐसा लगता है कि 7 किल टावर के ये हत्यारे काफी दिलचस्प हैं, शायद इसलिए कि उन्होंने इतने सारे लोगों की हत्या कर दी है। वे पहले से ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। जब उन्हें अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ता है तब भी वे काफी शांत रहते हैं। हालांकि इन हत्यारों के बारे में हमारी धारणा थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही होते हैं। इस वजह से लू किंग शैडो की जान नहीं बख्शेगी। हालांकि उसकी क्षमताओं को देखते हुए शैडो की चोटों को ठीक करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन दुश्मन के प्रति दयालु होना स्वयं के प्रति क्रूरता करने के समान है। जिस क्षण शैडो ने उसकी हत्या करने का फैसला किया, उसी क्षण ये तय हो गया था कि उनमें से केवल एक ही जीवित रह सकता है। लू किंग इतना उदार नहीं था कि उसे जान से मारने की कोशिश करने वाले को जाने दे। अपनी क्षमताओं से यह पुष्टि करने के बाद कि शैडो वास्तव में मर चुका है, लू किंग ने उसके शरीर की तलाशी ली और कुछ उपयोगी वस्तुएं अपने स्थानिक ऊर्जा थैली में रख लीं। फिर उसने शव को दफनाने के लिए एक जगह ढूंढी ताकि उसे शांति से विश्राम मिल सके और जंगल में उसके शव के दिखने से बचा जा सके। ये सब काम खत्म करने के बाद उसने छुपी हुई शियाओ ली को लिया और घर की ओर चल दिया। इससे पहले उन्होंने एहतियात के तौर पर शियाओ ली को सामने नहीं आने दिया था। अगर दुश्मन बहुत मजबूत होता और वह उसका सामना नहीं कर पाता तो भी उसके पास एक बैकअप प्लान होता, लेकिन जाहिर है वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। घर लौटकर लू किंग ने शैडो से अभी अभी इकट्ठा की गई चीजें निकालीं। उनकी जांच करने के बाद उसने पाया कि उनमें बहुत अधिक उपयोगी वस्तुएं नहीं थीं। कुछ सोने चांदी और नोटों के अलावा वास्तव में मूल्यवान वस्तुएं बहुत कम थीं। दवा की 2 बोतलें, नर्म कवच का एक सेट और एक अत्यंत विषैली 1000 गुना छोटी तलवार। एक बोतल में जहर था, जबकि दूसरी बोतल में आंतरिक अंगों के क्षेत्र में साधना करने के लिए गोलियां थीं। लेकिन आंतरिक अंगों से संबंधित गोलियों को छोड़कर ये चीजें लू किंग के लिए बहुत उपयोगी नहीं थीं और भविष्य में इन्हें उपहार के रूप में दिया जा सकता था। लू किंग को थोड़ी निराशा हुई। चाहे वह तियानगू हो या शैडो, उसे कभी भी उनके बारे में कोई गुप्त नियमावली नहीं मिली थी। सच कहें तो वह 7 किल टावर की मसल एंड बोन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में काफी दिलचस्पी रखता था। हालांकि अपनी वर्तमान स्थिति के साथ उसने अपने शरीर पर उच्च स्तर का नियंत्रण हासिल कर लिया था। अपना रूप अस्थायी रूप से बदलना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन तियानगू की तरह त्रुटिहीन भेष धारण करना, अपने पूरे शरीर को लगभग बिना किसी खामी के समन्वित करना अभी भी बेहद मुश्किल था।
दुर्भाग्यवश ये स्पष्ट था कि सेवन किल टॉवर में कुछ प्रतिबंध थे जिसके तहत उनके हथियारों को अपने साथ गुप्त नियमावली ले जाने की अनुमति नहीं थी ताकि उनके संप्रदाय की मुख्य तकनीकों के लीक होने से रोका जा सके। अपने लिए कुछ भी खास उपयोगी न पाकर लू किंग ने सब कुछ समेट लिया और मछली से भरी बाल्टी लेकर शियाओ ली के साथ हाफवे हाउस की ओर चल पड़ा। भाई शियाओ ली, तुम वापस आ गए। हाफवे हाउस में आंगन में ग्रंथों का पाठ कर रही शियाओ यान ने तुरंत अपनी किताब नीचे रख दी और दौड़कर वहां पहुंच गई। हाँ, क्या तुमने आज का पाठ याद कर लिया? लू किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। शियाओ यान की बाहों में कूद पड़ी और उसके दुलार का आनंद लेने लगी। मैंने किया। तुम्हारा मछली पकड़ने का अनुभव कैसा रहा? क्या तुमने कोई खास मछली पकड़ी? शियाओ यान जानती थी कि लू किंग मछली पकड़ने इसलिए गया था क्योंकि शियाओ ली को हाल ही में विशेष मछली खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। वह इसके लिए गिड़गिड़ा रही थी और इधर उधर लौट रही थी, इसलिए वह सुबह सुबह मछली पकड़ने के लिए निकल गया था। मैंने ऐसा किया और मैंने काफी सारे पकड़े। जब भाई बहन आंगन में बातें कर रहे थे तभी बूढ़े डॉक्टर चेन घर से बाहर आए। उसने गंभीर भाव से लू किंग की ओर देखा और कहा, किंग, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? स्पष्टतः बूढ़े डॉक्टर ने लू किंग और शैडो के बीच लड़ाई में होने वाले उतार चढ़ाव को भांप लिया था। आखिरकार हाफवे हाउस उस पहाड़ी से ज्यादा दूर नहीं था। सेवन किल टावर का एक छोटा मोटा बदमाश जिससे मैं पहले ही निपट चुका हूँ, लू किंग ने लापरवाही से कहा। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया और सेवन किल टावर के हत्यारे के बारे में आगे कुछ नहीं पूछा। उन्हें स्वयं किसी की जान लेना पसंद नहीं था, लेकिन वे अपने शिष्य से भी ऐसा करने की अपेक्षा नहीं करते थे। इसके अलावा वह सेवन किल टावर जैसी ताकतों को नापसंद करता था जो आसानी से दूसरों की हत्या कर देती हैं। हालांकि इस बार कुछ नहीं हुआ, फिर भी आपको भविष्य में सावधान रहने की जरूरत है, बूढ़े डॉक्टर ने सलाह दी। मैं समझ गया गुरुजी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नेट की वेबसाइट खोजें। लू किंग ने सिर हिलाया और फिर कहा, गुरुजी, आज सुबह मेरी किस्मत अच्छी रही और मैंने कई लाल चांद वाली काप मछलियां पकड़ी। पिछली बार जब हमने लाल चांद वाली काप बेची थी तो हमें उसे चखने का मौका ही नहीं मिला था। क्यों न आज रात हम 10 सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक को आजमाएं। तुमने कई रेड मून काप पकड़ी? बूढ़े डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या अब रेड मून काप पकड़ना इतना आसान है? मुझे भी यह अजीब लगा, शायद इसलिए कि मैंने लंबे समय से मछली नहीं पकड़ी है। नदी में विशेष मछलियां इकट्ठा हो गई हैं। लू किंग को संदेह था, लेकिन वह सबूत के बिना अटकलें नहीं लगाना चाहता था। ये सुनकर कि खाने के लिए रेड मून काप मछली है, बूढ़ा डॉक्टर भी उत्सुक हो गया। शाम को जब लू किंग खाना बना रही थी तब बूढ़े डॉक्टर ने अपनी चिकित्सा पुस्तकें भी एक तरफ रख दी और अध्ययन कक्ष से जल्दी बाहर आ गए। लू किंग ने 2 रेड मून काप बनाई, एक को भाप में पकाया और दूसरी को सूप में बनाया। रात के खाने में सभी ने मछली का स्वाद चखा और पाया कि यह बेहद नर्म और स्वादिष्ट थी। साथ ही मछली का सूप भी बहुत ताजगी भरा था। ये वास्तव में शीर्ष 10 व्यंजनों में से एक होने की अपनी प्रतिष्ठा के योग्य था। उन सभी ने भरपेट भोजन किया और भोजन का भरपूर आनंद उठाया। उस रात जब शियाओ यान और शियाओ ली सो गए तो लू किंग अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठकर चिंतन करने लगा। दिन के दौरान उसने शैडो से सेवन किल टावर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण गढ़ों के स्थान भी शामिल थे, लेकिन निकट भविष्य में सेवन किल टावर के खिलाफ कार्रवाई करने की उनकी कोई योजना नहीं थी। लू किंग को अपनी क्षमताओं का भरपूर एहसास था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ सेवन किल टावर को हिला देने के बारे में सोचना मात्र एक कोरी कल्पना थी। अगर वह 1 या 2 गढ़ों पर अचानक हमला करके उन्हें नष्ट भी कर दे तो भी सेवन किल टावर जैसे विशालकाय के सामने यह नगण्य होगा। उन्हें सतर्क करने के अलावा इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। अगर आप किसी सांप को मारना चाहते हैं तो आपको उसके सबसे महत्वपूर्ण अंग पर वार करना होगा। या तो हिले डुले ही नहीं, या अगर आप हिलते भी हैं तो आपको उसे बुरी तरह घायल करना होगा या यहाँ तक कि मार भी डालना होगा। इसलिए लू किंग को कोई जल्दी नहीं थी। अब उसे अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और अपनी शक्ति को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहिए। जब वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएगा तभी वह सेवन किल टावर जैसी शक्तिशाली ताकत का मुकाबला करने के योग्य होगा। इसके अलावा उसे ये पूर्वाभास हो गया था कि वस्त्रधारी युवक द्वारा वर्णित महान परिवर्तन निकट ही था। शायद दुनिया को पूरी तरह से बदलने में ज्यादा साल नहीं लगेंगे। सोल रून फ्रेमवर्क के एक सूत्र को संघनित करने के बाद लू किंग को अपनी अंतर्ज्ञान पर और अधिक विश्वास हो गया। आगामी महान परिवर्तन में दृढ़ रहने के लिए शक्ति अपरिहार्य थी। अस्थायी लाभ और हानि तथा अभिमान के विवाद कोई मायने नहीं रखते थे। उसकी शक्ति बढ़ाना ही सबसे महत्वपूर्ण था। ये सोचते ही लू किंग का दिमाग थोड़ा सा हिल गया और उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई, जो स्वर्ग के उल्कापिंड के लोहे से बनी दिव्य हथियार की तलवार का भ्रूण थी। ब्लेड भ्रूण को अपने घुटनों पर रखकर लू किंग ने अपने मन और आत्मा को शांत किया। उसके माथे के मध्य में स्थित छिद्र से आत्मशक्ति का एक सूत्र निकला, जो ब्लेड भ्रूण में प्रवेश कर गया और शोधन प्रक्रिया शुरू कर दी। लू किंग ली हुआओ संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा था। अपने मन और आत्मा का उपयोग करते हुए उसने तलवार के प्रारंभिक भाग को परिष्कृत किया, उस पर गुप्त प्रतीक उकेरे और अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ी। एक बार जब गुप्त प्रतीकों को पूरी तरह से अंकित कर लिया जाता और परिष्करण पूरा हो जाता तो ब्लेड का भ्रूण एक दाववादी कलाकृति में परिवर्तित हो जाता, जो दिव्य हथियारों से एक उच्च स्तर का होता। हालांकि अपनी कमजोर आत्मिक शक्ति के कारण लू किंग इसे प्रतिदिन केवल थोड़े समय के लिए ही परिष्कृत कर पाता था। इसलिए यह एक लंबी प्रक्रिया होनी ही थी, जिसमें काफी समय लगने की संभावना थी।
15 मिनट तक शोधन करने के बाद लू किंग मानसिक रूप से थक गया, क्योंकि उसे पता था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। उसने शोधन रोक दिया और ब्लेड के भ्रूण को वापस स्थानिक ऊर्जा थैली में रख दिया। फिर उन्होंने भट्टी दृश्य विधि का अभ्यास करने का अवसर लिया, अपने मन और आत्मा को चरम सीमा तक ले गए और फिर एक विशेष श्वास तकनीक का उपयोग करके गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह लू किंग तरोताजा महसूस करते हुए उठा। उसकी आत्मिक शक्ति में काफी सुधार हुआ था। यह एक ऐसी साधना पद्धति थी जिसे उसने अपने मन में मौजूद विभिन्न विरासतों से जोड़कर तैयार किया था। हर रात वह सबसे पहले अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे के ब्लेड के भ्रूण को परिष्कृत करता था, फिर भट्टी विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास करता था, अपने दिमाग को उसकी सीमा तक ले जाता था और अंत में अपनी सांस और नींद को समायोजित करने के लिए कछुआ श्वास तकनीक का उपयोग करता था, जिससे वह अपने सपनों में अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता था। इस तरह अगली सुबह पर्याप्त आराम के बाद उसकी आत्मिक शक्ति न केवल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी बल्कि उसमें काफी वृद्धि भी होगी। उन्होंने वास्तव में परिष्करण और संवर्धन दोनों ही उपलब्धियां हासिल की। बढ़ी हुई आत्मिक शक्ति को महसूस करते हुए लू किंग बहुत संतुष्ट थी। इस गति से पहुंचने से पहले पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में एक पूर्ण आत्मा प्रतीक को संघनित करना अब कोई दूर का सपना नहीं रह गया था। आंगन में कुछ राउंड हेल्थ नरिशिंग बॉक्सिंग का अभ्यास करने के बाद लू किंग नाश्ता बनाने चली गई। जैसे ही उसने नाश्ता बनाना समाप्त किया और शियाओ यान और शियाओ ली को बुलाने ही वाला था, उसने बाहर शोर सुना, जिसके बाद एक जोरदार आवाज सुनाई दी। लू किंग, मैं नाश्ता करने आया हूँ। माँ, क्या आपके परिवार के मामले सुलझ गए हैं? लू किंग कुछ आश्चर्यचकित होकर बाहर निकल गई। ये सचमुच मागो ही था। उसने नीले रंग का चोला पहना हुआ था और कमर पर एक लंबी तलवार थी। वह अपने पुराने रूप में लौट आया था। जियान की वजह से सब कुछ हो गया है। असल में मेरे परिवार को अब मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है। परिवार के मुखिया और बड़े बुजुर्ग बस मुझे यही याद दिलाते रहते हैं कि मैं जियान और आप सबके साथ अपना रिश्ता बनाए रखूं। बाकी कुछ मायने नहीं रखता। मैं इससे ऊब गया था और ग्रैंड बाजार में वापस आने का बहाना ढूंढ लिया। मागो थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, मानो उसे लग रहा हो कि उसका परिवार लू किंग और अन्य लोगों के साथ उसके संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा हिसाब किताब कर रहा है। लू किंग को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उसने पूछा, चूंकि आप ग्रैंड बाजार में वापस आ गए हैं तो जियान का क्या आपको उसकी साधना की निगरानी नहीं करनी चाहिए? लू किंग को वेई जियान के मागो का शिष्य बनने का असली कारण पता था। ठीक है, अभी के लिए इसे गुप्त ही रहने दीजिए, आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अप्रत्याशित रूप से मागो ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, जिससे लू किंग असमंजस में पड़ गई। लू किंग, जैसे ही लू किंग अवाक रह गई, मागो ने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाल ली। वैसे लू किंग, मैंने हाल ही में देखा, क्या ये तलवार तुमने मुझे उपहार में दी है? लू किंग ने तलवार की म्यान को देखा और उसे परिचित पाया। ये वास्तव में वही थी जो उसने हार्टफोर्ज वर्कशॉप में बनवाई थी, इसलिए उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने इसे यंग मास्टर वेई के साथ शिक्षुता समारोह के लिए उपहार के रूप में दिया था। सच में? लू किंग, क्या तुम्हें पता है कि यह 1000 गुना स्तर की अनमोल तलवार है? मुझे पता है, वरना मैं इसे तुम्हें क्यों देती? लू किंग ने सिर हिलाना जारी रखा। बेशक वह इसकी गुणवत्ता के बारे में जानता था क्योंकि उसने इसे खुद बनाया था, लेकिन वह असमंजस में था। उसने तलवार तो कुछ देर पहले ही दे दी थी। मागो अब क्यों मांग रहा था? 1000 गुना कीमती तलवार बहुत मूल्यवान है। 1000 सोने के सिक्कों से भी इसे पाना मुश्किल है। मैं इतना कीमती उपहार स्वीकार नहीं कर सकती। इसे वापस ले जाओ, मागो ने जल्दी से कहा। उसके मन में लू किंग एक महान उपकारक थी जिसने उसे कई बार बचाया था। उन्हें तो इतने बड़े उपकार का एहसान चुकाने का मौका भी नहीं मिला था, तो वे इतना मूल्यवान उपहार कैसे स्वीकार कर सकते थे? 1000 गुना क्षमता वाला हथियार एक ऐसा खजाना था जो माँ परिवार के खजाने में भी नहीं मिला था। इसलिए जब मागो को इस उपहार के बारे में पता चला तो वह और परिवार का मुखिया पूरी तरह से हैरान रह गए। लू किंग, क्या वेई दाजोंगुआन ने आपको यह नहीं बताया था कि मैंने तलवार खुद बनाई है और इस पर ज्यादा खर्च नहीं आया? ये तलवार तुमने बनाई है? लू किंग के आश्चर्य के लिए मागो की आंखें और भी अधिक चौड़ी हो गईं, मानो गाय की आंखें अविश्वास से भरी हों। लू किंग चुप हो गई। मागो के चेहरे के भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दिखावा कर रहा है। उसे सचमुच नहीं पता था, लेकिन वेई दाजोंगुआन ऐसी गलती कैसे कर सकता था? लू किंग को यह नहीं पता था कि वेई दाजोंगुआन की सामान्य रूप से सतर्क रहने की आदत को देखते हुए उनके द्वारा इतनी छोटी सी गलती करने की संभावना वास्तव में कम थी। हालांकि प्रशिक्षण समारोह के दौरान कई घटनाएं घटीं, खासकर वेई जियान की हत्या और उन्हें गंभीर चोट लगना। हालांकि लू किंग ने आध्यात्मिक चिकित्सा से उसे बचा लिया, फिर भी वेई जियान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके कारण समारोह को जल्दबाजी में समाप्त करना पड़ा। इसके बाद वेई परिवार हत्या का आदेश देने वाले का पता लगाने के लिए उत्सुक हो गया और उपहार संबंधी मामलों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने मागो का उपहार बिना किसी और स्पष्टीकरण के माँ परिवार को सौंप दिया। कई उपहारों में से लू किंग का उपहार साधारण सा था। माँ परिवार को 1000 परतों वाली खजाने की तलवार मिली और वे दंग रह गए। तब तक लू किंग और बूढ़ा डॉक्टर ज्यूली गांव लौट चुके थे। मागो की कहानी सुनने के बाद लू किंग को बात समझ आ गई। वह मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो तलवार को अपने पास ही रख लो। यह मैंने हार्टफोर्ज वर्कशॉप में अभ्यास के लिए बनाई थी। इसमें कुछ खास नहीं है और ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ। ये शब्द सुनकर मागो अवाक रह गया। 1000 गुना स्तर का एक अभ्यास नमूना। क्या लू किंग की धलाई कौशल इस स्तर तक पहुंच गई थी? रुको, लू किंग ने धलाई का काम कब सीखा?
उसे ये कैसे नहीं पता था, क्या यह उन कुछ दिनों के दौरान हुआ जब वह घर पर था? लेकिन वह तो सिर्फ कुछ ही दिन थे। एक पल के लिए मागो का दिमाग अस्त व्यस्त हो गया, लगभग सुन्न पड़ गया। लेकिन ये जानकर कि लू किंग ने तलवार खुद बनाई थी, उसने अंततः 1000 गुना खजाने वाली तलवार को स्वीकार कर लिया। क्या आपने खाना खा लिया है, मास्टर माँ? मैंने अभी नाश्ता बनाया है, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? मागो का मूड स्थिर होते देख लू किंग ने पूछा। मागो की आंखें चमक उठी। बेशक, मैं जानबूझकर खाली पेट आई हूँ, सिर्फ आपके हाथ का बना खाना फिर से चखने के लिए। मुफ्त भोजन के लिए इतने सीधे सादे कारण पर लू किंग केवल हंस सकती थी। ठीक है, अंदर इंतजार करो, मैं शियाओ यान और बाकी लोगों को बुलाती हूँ। अध्याय 183। घने पहाड़ों में उस विचित्र घाटी में जहाँ ली वेटियन को दफनाया गया था, लू किंग और शियाओ ली प्रकट हुए। पिछली बार यहाँ आए हुए आधा साल बीत चुका है और कुछ भी नहीं बदला है। लू किंग ने पक्षियों के मधुर गीत और सुगंधित फूलों से जीवंत घाटी को देखते हुए आह भरी। घाटी के बाहर शरद ऋतु की हवा उदास थी और पत्ते गिर रहे थे, लेकिन अंदर अभी भी वसंत जैसा माहौल था, जो वास्तव में एक विचित्र घटना थी। आउच टिल्डा, उसके कंधे पर बैठी श्याओली ने आवाज लगाई, मानो वह लू किंग को उकसा रही हो। मुझे पता है, मुझे पता है। तुमने शियाओ यान से वादा किया था कि तुम शतरंज के खेल के लिए जल्दी वापस आ जाओगे। इस बार मेरा एकांतवास ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लू किंग ने उस छोटे से जीव के रोएदार सिर पर थपथपाकर उसे शांत किया। उन्हें पहले शतरंज का सेट बनाने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। अब दोनों छोटे बच्चे शतरंज के दीवाने हो गए थे और हर पल खेलते रहते थे। ली वेटियन की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लू किंग ने शियाओ ली को साथ लिया, झरने को पार किया और गुफा में प्रवेश किया। युहुआ गुफा के कक्ष में सब कुछ वैसा ही बना रहा जैसा लू किंग ने पहली बार देखा था, अपरिवर्तित। ऐसा प्रतीत होता था मानो बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, ये स्थान शाश्वत बना रहेगा। बेशक लू किंग जानती थी कि यह सिर्फ एक भ्रम था। जब उन्होंने इस गुफा कक्ष की खोज की थी, तब से मुश्किल से 2 साल ही बीते थे, जो अनंत काल की बात करने के लिए शायद ही पर्याप्त समय था। शियाओ ली, बाहर मेरी रक्षा करना, मैं एकांतवास में जा रहा हूँ। लू किंग ने स्पेशल ची बैग से कई चीजें निकाली। मुलायम सूती बिस्तर, साफ पानी, सूखी मछली, ये सब शियाओ ली के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने छोटे बच्चे के लिए 2 कहानी की किताबें भी रख दी ताकि जब वह ऊब जाए तो उन्हें पढ़ सके। इन 2 वर्षों में जियाओ ली सभी अक्षरों को पहचानना सीख गई थी और वह बहुत जटिल लेखों को नहीं समझ सकती थी। यह एकांतवास बेहद महत्वपूर्ण था और लू किंग को नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा, इसलिए उसने अच्छी तैयारी कर ली थी। पहले पहाड़ों में प्रवेश करते समय वह केवल एक बांस की टोकरी ही ले जा सकता था, जिससे वह जो कुछ भी ले जा सकता था वह सीमित हो जाता था। अब उन्होंने स्थानिक ची बैग, जो एक भंडारण आध्यात्मिक कलाकृति है, की सहायता से संपूर्ण व्यवस्था की। आउच टिल्डा, छोटी थैली से कई चीजें निकलते देखने की आदि शियाओ ली शांति से बिस्तर पर चली गई और आराम से लेट गई, जिससे ये पता चलता है कि वह समझ गई है। तुम आलसी छोटे बच्चे हो, लू किंग ने सिर हिलाते हुए हल्के से हंसा, लेकिन उन्हें शियाओ ली की क्षमताओं पर भरोसा था। इसकी अद्वितीय संवेदन क्षमता पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञों का भी पता लगा सकती है, बशर्ते वे जानबूझकर अपनी आभा को न छिपाएं। इसके अलावा इसकी छिपने की क्षमता और अविनाशी पंजे इसे एक दुर्जेय रक्षक बनाते थे। इससे बेहतर रक्षक कोई नहीं हो सकता। छोटे बच्चे को आराम करने के लिए छोड़कर लू किंग ने गुप्त दरवाजा खोला, छिपे हुए कक्ष में प्रवेश किया और जेड के पलंग पर बैठ गई। अपनी सांसों को शांत करने और पूर्ण शांति की स्थिति में पहुंचने के बाद, अपनी ऊर्जा और आत्मा को सर्वोत्तम स्थिति में समायोजित करने के बाद, उन्होंने अपना ध्यान भौहों के EQ पॉइंट पर केंद्रित कर लिया। 2 साल पहले की तुलना में लू किंग के भौहें के EQ पॉइंट में काफी बदलाव आया था। न केवल स्थान का विस्तार हुआ था, बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई थी। यदि 2 साल पहले भौहों के EQ पॉइंट में उसकी आत्मिक शक्ति एक पतली धुंध की तरह थी, तो अब यह एक घनी धुंध बन गई थी, जो दर्जनों गुना अधिक मोटी थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि छिद्र के केंद्र में एक प्राचीन और जटिल आत्मा प्रतीक तैर रहा था, जो पूरे छिद्र क्षेत्र को स्थिर कर रहा था। आत्मा का प्रतीक चिन्ह लगभग पूरा हो चुका था, सिवाय निचले दाहिने कोने में एक छोटे से हिस्से के गायब होने के। लू किंग का इस एकांतवास का उद्देश्य इस अंतिम कोने को पूरा करना और आत्मा के प्रतीक को पूरी तरह से गढ़ना था। ये कदम उनके भविष्य के मार्ग के लिए महत्वपूर्ण था, जिसके लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता थी। इसलिए वह इस उद्देश्य से शियाओ ली को एकांत युहुआ गुफा कक्ष में ले आया। आखिरकार वह समय आ गया है। आत्मा की शक्ति को बढ़ाना शारीरिक साधना से कहीं अधिक कठिन है। मेरी शारीरिक स्थिति 1 वर्ष पहले आंतरिक अंगों के स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई थी। फिर भी आत्मा की शक्ति को अमर दाव की गुप्त विधियों के साथ भी आत्मा के प्रतीक को लगभग गढ़ने में 1 और वर्ष लग गया। लू किंग ने आह भरी और माथे के EQ पॉइंट पर बने चिन्ह को देखने लगी। इन 2 वर्षों में उन्होंने लगन से प्रशिक्षण लिया और लगातार अपनी आत्मिक शक्ति को निखारते रहे। उन्होंने फनेस विजुअलाइजेशन मेथड को दूसरे स्तर तक, फनेस व्यू के क्षेत्र तक भी उन्नत किया। तभी उसने अपनी आत्मिक शक्ति को उस स्तर तक बढ़ाया जिससे वह लगभग आत्मिक प्रतीक को पूरा करने के करीब पहुंच गया। दूसरी ओर न्यूनतम प्रयास के बावजूद उनकी मार्शल साधना में तेजी से प्रगति हुई और वे मार्शल ग्रैंडमास्टर के रूप में आंतरिक अंगों के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर ली। उनकी युद्धकला की क्षमता बहुत अधिक थी। 2 साल पहले उन्होंने विभिन्न मार्शल आर्ट में ग्रैंडमास्टर स्तर की महारत हासिल कर ली थी, यहाँ तक कि इरादे के क्षेत्र को भी छू लिया था। इन 2 वर्षों में मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ और भी बेहतर हो गई थी।
अर्थ विन स्पिरिट लिक्विड जैसे दुर्लभ खजानों का सेवन करने के कारण उनकी प्रतिभा असाधारण थी। इस प्रकार के संचय के साथ तीव्र सैन्य प्रगति अपरिहार्य थी। 2 वर्षों के कठिन अभ्यास ने मेरे साधना के सभी पहलुओं को बहुत उन्नत कर दिया है। अब अंततः आत्मा प्रतीक प्राप्त करने का समय आ गया है। अपनी भौहें के EQ पॉइंट में लगभग पूर्ण हो चुके आत्मा के प्रतीक को देखते हुए लू किंग ने दिव्य प्रतीक संप्रदाय की परंपरा के अनुसार अंतिम प्रतीक को गढ़ना शुरू कर दिया। वह आत्मा के प्रतीकों को गढ़ने में कुशल था। उसने पिछले 2 वर्षों में अनगिनत बार इसका अभ्यास किया था। जल्द ही उसने आवश्यक अंतिम प्रतीक चिन्ह बना लिया। उसने सावधानीपूर्वक उस प्रतीक को आत्मा के प्रतीक की ओर बढ़ाया। जैसे ही प्रतीक चिन्ह पास आया, एक अजीब सी शक्ति प्रकट हुई जिसने प्रतीक चिन्ह को आत्मा प्रतीक चिन्ह के लुप्त कोने की ओर खींच लिया, जिससे वह सहजता से पूरा हो गया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक चमत्कारिक दृश्य सामने आया। पूरा प्रतीक चिन्ह हल्की रोशनी से जगमगाने लगा, जिसमें लू किंग द्वारा वर्षों की मेहनत से गढ़े गए कई प्रतीक चिन्ह एक साथ अभिसरित, विलीन और घूमने लगे। अंततः सब कुछ सुलझ गया। एक पूर्ण आत्मा प्रतीक एक बार फिर प्रकट हुआ। भनभनाहट। इसी दौरान लू किंग ने मंत्र से एक अदृश्य तरंग निकलते हुए महसूस की। भौहों के EQ पॉइंट में बदलाव आने लगा। ये बदलाव अचानक और तीव्र था, जिसने लू किंग को अचंभित कर दिया। उसका मन उस लहर में बह गया और वह एक विचित्र अवस्था में डूब गया जो ज्ञानोदय के समान थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर THA.net वेबसाइट खोजें। अध्याय 184। आत्मा का ज्ञानोदय वास्तव में अलौकिक क्षमताओं को समझने की अवस्था से भिन्न है। लू किंग को पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था जब वह विस्मय से भरी आंखों के साथ ज्ञानोदय की अवस्था से जागा। इस समय उन्हें बेहद अच्छा महसूस हो रहा था। उसके आसपास की हर चीज उसकी पहुंच में थी। न केवल उनकी इंद्रियों की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, बल्कि उनके शरीर पर उनका नियंत्रण भी एक नए स्तर पर पहुंच गया था। एक विचार के साथ उसका मन एक बार फिर उसकी भौहों पर स्थित EQ पॉइंट में लीन हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी भौहों पर स्थित EQ पॉइंट में नाटकीय परिवर्तन हो गया था। न केवल EQ पॉइंट का स्थान कई गुना बढ़ गया था, जिससे उसमें अधिक आत्मशक्ति समाहित हो सकती थी, बल्कि आत्मशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली सफेद धुंध भी बहुत अधिक घनी हो गई थी। इन दोनों के संयोजन से उसकी आत्मिक शक्ति पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। उसकी भौहों पर स्थित EQ पॉइंट के केंद्र में एक धुंधला आत्मा प्रतीक खड़ा था, जो एक प्राचीन, भारी और राजसी आभा बिखेर रहा था, हवा में मंडरा रहा था और आत्मा शक्ति के आसपास के सफेद धुंध को निगल रहा था। हर बार जब लू किंग सांस लेता और छोड़ता था, तो उसे महसूस होता था कि आत्मा की शक्ति की सफेद धुंध परिष्कृत होती जा रही है, सूक्ष्म रूप से बढ़ रही है। पूर्व अनुमानों के अनुसार आत्मा के प्रतीक को संघनित करने से पहले मेरी आत्मा शक्ति पहले से ही प्रारंभिक पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में एक मार्शल ग्रैंडमास्टर के बराबर थी, जो वेई परिवार के पूर्वज से बहुत कमजोर नहीं थी। अब जबकि आत्मा का प्रतीक बन चुका है और आत्मा की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है, केवल आत्मा की शक्ति के बल पर ही मैं अधिकांश साधारण प्रारंभिक पूर्व दिव्य मार्शल आर्टिस्टों को कुचल सकता हूँ। किसी व्यक्ति की आत्मा हमेशा से ही असाधारण रूप से रहस्यमय और मायावी रही है। यहाँ तक कि पूर्व दिव्य मार्शल आर्टिस्टों को भी इसकी सीमित समझ है, जिससे इसे समझना मुश्किल हो जाता है। इसके सार को आत्मसात करना तो दूर की बात है। विशेष तकनीकों के बिना पूर्व दिव्य मार्शल आर्टिस्टों के लिए साधना के माध्यम से अपनी आत्मा शक्ति को विशेष रूप से बढ़ाना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर आत्मिक शक्ति में वृद्धि केवल साधना के विभिन्न स्तरों में सफलता प्राप्त करने के दौरान होती है, जब स्वर्ग और पृथ्वी के नियम उन पर लागू होते हैं और उनके शरीर में परिवर्तन आता है। हालांकि आत्मा तकनीकें अत्यंत मूल्यवान हैं और केवल सबसे प्राचीन और शक्तिशाली शीर्ष स्तरीय शक्तियों को ही इन तक पहुंच प्राप्त है। साधारण पूर्व दिव्य मार्शल आर्टिस्ट शायद ही इनसे संपर्क स्थापित कर पाते हैं। इसलिए जब तक उन्हें विशेष अवसर न मिले, साधारण प्रारंभिक पूर्व दिव्य मार्शल आर्टिस्टों की आत्मिक शक्ति में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। अपनी आत्मा के प्रतीक के निर्माण, अपनी भौहों के EQ पॉइंट के रूपांतरण और आत्मा की शक्ति में भारी वृद्धि के साथ लू किंग ने साधारण प्रारंभिक पूर्व दिव्य मार्शल कलाकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वह शायद उन लोगों के बराबर भी हो सकता है जिन्होंने पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त की हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी आत्मा के प्रतीक चिन्ह से प्राप्त परिष्करण और संवर्धन के साथ उसकी आत्मा की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। हालांकि प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने से उसकी आत्मिक शक्ति में केवल थोड़ी सी वृद्धि होती थी, लेकिन समय के साथ ये संचय काफी महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा फनेस विजुअलाइजेशन मेथड के साथ आने वाले दिनों में मेरी आत्मिक शक्ति में अभी भी बहुत वृद्धि की संभावना है। लू किंग बहुत प्रसन्न हुई। कई उच्च कोटि की विरासतों और अपने गुरु की शिक्षाओं से उसने साधना का मार्ग समझ लिया। पूर्व स्वर्गीय लोक में प्रवेश करने के बाद आत्मशक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आत्मा की प्रबल शक्ति से उच्चतर बोध प्राप्त होता है, जिससे पूर्व स्वर्गीय दाव को समझना और तेजी से प्रगति करना आसान हो जाता है। नींव जितनी मजबूत होगी, भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धियों के दौरान उतने ही अधिक लाभ मिलेंगे। अब पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में कदम रखने से पहले ही उसके पास साधारण प्रारंभिक पूर्व स्वर्गीय मार्शल कलाकारों की तुलना में कहीं अधिक आत्मिक शक्ति थी। जब वह वास्तव में पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का दीक्षा संस्कार प्राप्त करता है, तो उसकी आत्मा की शक्ति किस हद तक परिवर्तित होगी। लू किंग को इसकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी। और इसके अलावा लू किंग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक विचार के साथ ही उसकी उंगली के सिरे पर धीरे धीरे एक छोटा सा चिन्ह बन गया, जिससे एक रहस्यमय आभा निकल रही थी।
आत्मा के प्रतीक चिन्ह के निर्माण के साथ मैं अंततः प्रतीक चिन्ह पथ की कुछ तकनीकों का उपयोग कर सकता हूँ। इससे ये स्पष्ट होता है कि रून पथ पर साधना करना कठिन क्यों है। लू किंग की क्षमताओं और कई संयोगवश हुई मुलाकातों के बावजूद आत्मा के प्रतीक को संघनित करने में उसे 2 साल से अधिक का समय लग गया। साधारण रून पथ के अभ्यासकर्ताओं को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि इस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आत्मा का प्रतीक पूरी तरह से बनने से पहले प्रतीक पथ के अभ्यासकर्ताओं के पास आत्मरक्षा के बहुत कम साधन होते हैं। जब तक वे एक साथ अन्य प्रणालियों का अभ्यास नहीं करते तब तक शुद्ध रून पथ के अभ्यासी आत्मा रून को संघनित करने से पहले ची और रक्त क्षेत्र में एक मार्शल आर्टिस्ट को हराने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है, रून पथ का अभ्यास करना पहले से ही काफी कठिन है। यदि कोई साथ साथ अन्य विधियों का अभ्यास करे तो प्रगति और भी धीमी हो जाएगी। कम योग्यता वाले लोग शायद शुरुआत भी न कर पाएं। मुझे आश्चर्य है कि क्या डिवाइन रून सेक्ट के गायब होने का इससे कोई संबंध है। अचानक लू किंग के मन में एक विचार को आधा। गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें ताकि उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ा जा सके। लेकिन किसी भी हालत में मैंने आखिरकार आत्मा के प्रतीक को संघनित कर लिया है। मैं हाल ही में पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने को लेकर संशय में था, लेकिन अब कोई जल्दी नहीं है। मैं पहले रून पथ की कुछ तकनीकों का अभ्यास करूंगा। लू किंग 1 साल पहले आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर और ग्रैंडमास्टर क्षेत्र तक पहुंच चुका था। अपनी परिपक्व और बेहद मजबूत आत्मिक शक्ति के साथ यदि वह चाहता तो वह अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके ची एक्यू पॉइंट को खोल सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल का निर्माण कर सकता था, ची को आकर्षित कर सकता था और पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र को प्राप्त कर सकता था। हालांकि एक अस्पष्ट पूर्वाभास के कारण लू किंग ने ऐसा नहीं किया था। स्वर्ग और पृथ्वी में होने वाले महान परिवर्तन के निकट होने और आध्यात्मिक पुनरुत्थान के पूरी तरह से प्रकट होने के साथ उन्होंने महसूस किया कि पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र को प्राप्त करने की जल्दबाजी करने से वे एक महान अवसर खो सकते हैं। उस समय उसकी आत्मा का प्रतीक आधे से अधिक संघनित हो चुका था और उसका ढांचा आकार ले रहा था। उसने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया और अपनी साधना को दबाकर रखा तथा आगे बढ़ने से परहेज किया। अब आत्मा का प्रतीक पूरी तरह से बन जाने और उसकी आत्मा की शक्ति में काफी वृद्धि हो जाने के कारण ये भावना और भी प्रबल हो गई थी, जिससे वह आगे बढ़ने के लिए कम उत्सुक था। मेरे गुरु की योजना जल्द ही झोंकझोल जाने की है ताकि वे इस अवसर का लाभ उठाकर पवित्र पर्वत के पवित्र कुंड में प्रवेश कर सकें। झोंकझोल 9 राज्यों में सबसे समृद्ध और धनी स्थान है, वास्तव में वीरों और आध्यात्मिक समृद्धि की भूमि है। शायद मैं वहां से कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकूं। अपना निर्णय लेने के बाद लू किंग ने अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया और बिस्तर से उठ गया। गुप्त कक्ष से बाहर निकलते ही उसने देखा कि शियाओ ली अपने छोटे से घोंसले में गहरी नींद में सो रहा था। इसके बगल में एक आधी खुली कहानी की किताब और कई बिखरी हुई सूखी मछलियां पड़ी थीं। लू किंग के बाहर आने के बावजूद शियाओ ली में जागने का कोई संकेत नहीं दिखा। तुम नन्ही सी बच्ची, तुम कितनी बेफिक्र हो। ये देखकर लू किंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, लेकिन वह जानता था कि जियाओ ली इतनी सहज इसलिए थी क्योंकि वह उसकी आभा से बहुत अच्छी तरह परिचित थी और उस पर पूरी तरह भरोसा करती थी। अगर वह कोई अजनबी होता तो जियाओ ली उसके संवेदन क्षेत्र में प्रवेश करते ही जाग जाती। लू किंग ने आगे बढ़कर शियाओ ली का कान खींचा। जियो ली, उठो। शियाओ ली नींद से जाग उठी और लू किंग को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। म्याऊं, हाँ, मेरा एकांतवास समाप्त हो गया है। मैं कितने दिन अंदर रहा? शियाओ ली ने अपने 3 छोटे पंजे बाहर निकाले। 3 दिन? लू किंग थोड़ा हैरान थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी भौहों पर स्थित ची एक्यू पॉइंट के रूपांतरण में उसकी कल्पना से कहीं अधिक समय लग गया था। उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 1 दिन ही बीता होगा। म्याऊं, शियाओ ली ने फिर पुकारा। ठीक है, अपना सामान पैक करो और हम वापस चल सकते हैं। ये सुनकर जियाओ ली तुरंत अपने घोंसले से कूद गई, जल्दी से कहानी की किताब और अपना घोंसला समेटा, उन्हें लू किंग की बाहों में थमा दिया और उसके कंधे पर कूद गई, ये संकेत देते हुए कि वह जाने के लिए तैयार है। अरे नन्हे बच्चे, तुमने शियाओ यान के साथ शतरंज खेले हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इतना उत्सुक होने की कोई जरूरत नहीं है। शियाओ ली के चिंतित हावभाव को देखकर लू किंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और लापरवाही से सब कुछ अपने स्थानिक ची बैग में रख दिया। फिर शियाओ ली को गोद में उठाकर वह गुफा से बाहर निकल गया। अध्याय 185। मेरी आत्मा को महसूस करने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। युहुआ गुफा के कक्ष के अंदर, जो एक सरनी से ढका हुआ था, लू किंग को ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसने तुरंत महसूस किया कि सोल रून के आशीर्वाद से उसकी आत्मा को महसूस करने की क्षमता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। मूल रूप से 100 मीटर की सीमा से बढ़कर ये पूरे 2 मील तक पहुंच गई, जो 10 गुना वृद्धि है, और इसकी संवेदन क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है। इस दायरे में अधिकांश जीवित प्राणी उसकी नजर से बच नहीं सकते थे। सोल रून को परिष्कृत करने के बाद मेरी आत्मा को महसूस करने की क्षमता में कुछ हद तक शियाओ ली की विशिष्ट संवेदन क्षमता आ गई है। लू किंग को ये बात अपने मन में समझ आ गई थी। शियाओ ली की विलक्षण संवेदन क्षमता अत्यंत रहस्यमय थी। अब तक उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जो इसकी पकड़ से बच सके। यहाँ तक कि उनके जैसा एक उस्ताद भी, जिसने पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में डोमेन इरादे का एक अंश भी समझ लिया था, अगर वे अपनी आभा को छिपाते हुए बहुत करीब आ जाते तो जियाओ ली द्वारा उनका पता लगा लिया जाता। ये योजना केवल एक बार विफल हुई, जब तियानजी टावर से सादे कपड़ों में एक युवक ने दौरा किया।
लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उस युवक के पास एक विशेष खजाना था जिसने उसकी आभा को पूरी तरह से छुपा दिया था, जिससे वह शियाओ ली की नजरों से बच गया था। विश्व की मौलिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव तेजी से तीव्र होता जा रहा है। अपनी अत्यधिक बढ़ी हुई आत्मिक शक्ति के साथ लू किंग दुनिया की मौलिक ऊर्जा को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। दरअसल पिछले 2 वर्षों में उन्होंने पहले ही यह महसूस किया था कि दुनिया में मौलिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव अधिक जीवंत होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष की किसी गहरी परत से कोई अत्यंत महत्वपूर्ण चीज पोषित होने वाली हो, लेकिन समय अनुकूल न होने के कारण यह अभी तक सफल नहीं हो पाया था। हालांकि लू किंग को ये पूर्वाभास था कि एक बार जब उस चीज का सही मायने में पोषण किया जाएगा तो पूरी दुनिया में जबरदस्त बदलाव आएगा। क्या यह आध्यात्मिक ऊर्जा है? लू किंग ने आसपास की मौलिक ऊर्जा में हो रहे परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस किया और मन ही मन विचार करने लगा, यह क्या है? अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया, मानो उसने कुछ खोज लिया हो। अगले ही पल वह जहाँ खड़ा था वहाँ से गायब हो चुका था। कुछ ही तेज छलांगों के साथ वह घाटी के ऊपर एक छोटी ढलान पर पहुंच गया। जब वह उतरा तो जमीन पर मौजूद एक पौधे को मानो कुछ महसूस हुआ और उसकी शाखाएं और पत्तियां सिकुड़ गईं, मानो वह जमीन में धंसने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वह पूरी तरह से जमीन में धंस पाता, लू किंग ने कुशलतापूर्वक उसकी शाखाओं को पकड़ लिया और उसे जमीन से बाहर खींच लिया। जी हाँ, ये जिनसेंग है। अपने हाथ में मौजूद वस्तु को देखकर लू किंग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इस समय उनके हाथ में जिनसेंग की एक बड़ी टहनी थी। इसकी जड़ें अक्षुअन थीं और इसके 5 अंग पूरी तरह से विकसित हो चुके थे और इसने पहले ही एक मानवाकार रूप धारण कर लिया था। उसने तुरंत अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करके उसकी जांच की। जिनसेंग से सुनहरी रोशनी की हल्की सी झलक के साथ एक घनी लाल चमक निकली। जिनसेंग एक बहुमूल्य जड़ी बूटी, विषैली नहीं, खाने योग्य। ये जिनसेंग 1800 वर्षों से अधिक समय से उग रहा है और इसमें सहज बुद्धि के कुछ अंश विकसित हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि विकसित कर चुके जिनसेंग में जन्मजात जादुई शक्ति का एक अंश जागृत हो जाता है, जिससे वह खतरे में होने पर खुद को बचाने के लिए तेजी से जमीन के नीचे सुरंग बना सकता है। 1000 साल पुराना जिनसेंग, ये शब्द सुनकर लू किंग और भी अधिक प्रसन्न हो गई। ये जिनसेंग की एक ऐसी किस्म थी जिसमें पहले से ही थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता विकसित हो चुकी थी और ये 1800 वर्षों से अधिक समय से बढ़ रही थी। ये ज्ञात था कि एक बार जिनसेंग की आयु 1000 वर्ष से अधिक हो जाने और बुद्धि विकसित हो जाने पर उसके औषधीय गुणों में गुणात्मक परिवर्तन आएगा और वह वास्तव में आध्यात्मिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। ये सचमुच एक दुर्लभ खजाना था। जैसा कि उम्मीद थी, युहुआ गुफा कक्ष द्वारा इतने वर्षों तक एकत्रित पृथ्वी की ऊर्जा से पोषित इस पर्वतीय वन में वास्तव में 1000 साल पुराने जिनसेंग के पेड़ हैं। हालांकि ऐसे जिनसेंग में थोड़ी सी बुद्धि और थोड़ी सी जादुई शक्ति विकसित हो गई थी, जिसके कारण वह स्वयं ही जमीन में सुरंग बनाकर भाग सकता था। यही वजह है कि वह अब तक अज्ञात रहा। बस उसके हाथ में मौजूद जिनसेंग से एक अदृश्य लहर निकली। उसकी जड़ें कांप रही थीं, मानो बहुत डरी हुई हूँ। लू किंग अविचलित रहा। हालांकि इस 1000 साल पुराने जिनसेंग में थोड़ी बहुत बुद्धि विकसित हो गई थी, लेकिन ये बहुत भोला था और केवल अपनी सहज प्रवृत्ति पर ही कार्य कर सकता था। इसकी वास्तविक बुद्धिमत्ता संभवतः सामान्य मुर्गियों और बत्तखों की तुलना में कम थी। इसलिए उसने जिनसेंग के कांपने को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया और अपने स्थानिक ची बैग से लाल धागे और अन्य वस्तुएं निकालकर जिनसेंग के चारों ओर बांध दी। तुरंत ही जिनसेंग ने छटपटाना बंद कर दिया। हालांकि चूंकि इस जिनसेंग में बुद्धि का एक अंश विकसित हो चुका था और यह एक सजीव प्राणी के स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए लू किंग इसे स्थानिक ची बैग में संग्रहित नहीं कर सका और उसे अस्थायी रूप से गीली काई में लपेटकर अपनी छाती में रखी एक औषधि पेटी में रखना पड़ा। औषधियों का डिब्बा सुरक्षित करने के बाद लू किंग ने आसपास के क्षेत्र की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई अन्य 1000 साल पुराना जिनसेंग नहीं मिला। ये स्पष्ट नहीं था कि यहाँ केवल यही 1000 साल पुराना जिनसेंग का पेड़ था या अन्य पेड़ों ने खतरे को भांपकर जमीन के नीचे बिल बना लिया था। सतह पर उसकी आत्मा को महसूस करने की क्षमता 2 मील तक हो सकती थी, लेकिन भूमिगत होने पर यह काफी कमजोर हो जाती थी। वह जमीन से 20 या 30 मीटर के दायरे में ही हलचल महसूस कर सकता था और वह भी बहुत अस्पष्ट। उससे आगे तो बस धुंधलापन ही था। यदि बचा हुआ 1000 साल पुराना जिनसेंग जमीन के नीचे दब गया होता तो उसके लिए उसे ढूंढना लगभग असंभव होता। पृथ्वी मोटी और भारी थी और पृथ्वी की ऊर्जा द्वारा संरक्षित थी, जिससे आत्मा की शक्ति का उसमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल था। हालांकि लू किंग को कोई अन्य 1000 साल पुराना जिनसेंग नहीं मिला, लेकिन उन्हें कई 100 साल पुराना जिनसेंग मिला। उसने सबसे लंबे पेड़ को खोदकर निकाला, जो लगभग 400 साल पुराना था, और बाकी पेड़ों को वैसे ही छोड़ दिया। उनकी वर्तमान शक्ति के स्तर पर 100 साल पुराने जिनसेंग का उनके लिए कोई खास उपयोग नहीं था। वह एक पौधा खोदकर अपने स्वामी के पास ले गया ताकि भविष्य की जरूरतों के लिए दवाइयों का भंडार भरा जा सके। सब कुछ खत्म करने के बाद लू किंग शियाओ ली के साथ पहाड़ से बाहर निकल गई। लू किंग की वर्तमान शक्ति के साथ जंगल में प्रवेश करना और बाहर निकलना बहुत आसान था। देखते ही देखते ज्यूली गांव नजर आने लगा। गांव में प्रवेश करते ही दूर से पड़ने की आवाज सुनकर लू किंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पिछले 2 वर्षों में ज्यूली गांव में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। न केवल सड़कों की मरम्मत सुचारू रूप से की गई, बल्कि ग्रामीणों के घरों का भी जीर्णोद्धार किया गया और एक नया स्कूल भी बनाया गया।
ये बदलाव वेई परिवार के कारण हुए थे। 2 साल पहले मागो अपने परिवार की लगातार ताने बाने से बचने के लिए काउंटी शहर छोड़कर ग्रैंड बाजार लौट आया और आरामदेह जीवन जीने लगा। उस समय लू किंग को ये जानने की उत्सुकता थी कि वेई जियान का क्या होगा, लेकिन अगले दिन वेई जियान भी वेई दाजोंगुआन और वेई परिवार के कई नौकरों के साथ ज्यूली गांव में आ गया। बाद में वेई परिवार ने ज्यूली गांव के बगल में एक जमीन का टुकड़ा ऊंची कीमत पर खरीदा और वेई जियान के निवास के रूप में एक विला का निर्माण किया। कभी कभी श्रीमती वेई और वेई शिंगे आकर कुछ समय के लिए ठहर जाते थे। वेई परिवार के बुजुर्ग पूर्वज भी कभी कभी अपने स्वामी के साथ चाय पीते हुए दिखाई देते थे। वेई परिवार के विला में बहुत सारे लोग होने के कारण सब्जियों, मांस और अंडों की दैनिक खपत काफी अधिक थी। इन वस्तुओं को सीधे ग्रामीणों से खरीदा गया, जिससे ग्रामीणों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त हुआ। धीरे धीरे वेई परिवार ने गांव की सड़कों की मरम्मत में मदद की और यहाँ तक कि इस बहाने से एक स्कूल भी बनवाया कि युवा स्वामी को पढ़ाई करने की जरूरत है, और पढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों को नियुक्त किया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि यदि ग्रामीणों के स्कूली उम्र के बच्चे हैं तो वे उन्हें बिना ट्यूशन फीस दिए स्कूल भेज सकते हैं। उन्हें केवल अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। शुरू में ग्रामीणों को संदेह था। वेई परिवार से बार बार आश्वासन मिलने और लू किंग से पूछने के बाद वे बेहद खुश हुए। उन्होंने अपने बच्चों को एक के बाद एक स्कूल भेजा, यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले परिवारों को भी ऐसा करने के लिए दांत पीसने पड़े। वे अपने बच्चों को पीछे छूटने देने की बजाय खुद अधिक मेहनत करना पसंद करते थे। लू किंग और बूढ़े डॉक्टर ने वेई परिवार की कार्रवाइयों का विरोध नहीं किया, बल्कि मौन रूप से उनका समर्थन किया। आखिरकार वेई परिवार ने जो किया वह ज्यूली गांव के लिए फायदेमंद ही था। स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भी उम्मीद थी कि गांव दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। लू किंग ने चुपचाप कुछ गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस प्रकार 2 वर्षों के बाद ज्यूली गांव में ये परिवर्तन हुए थे। श्याओ ली के साथ लू किंग हाफवे हाउस की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, उसने देखा कि वेई परिवार का बूढ़ा पूर्वज अपने गुरु के साथ बेर के पेड़ के नीचे आराम से चाय पी रहा था। शियाओ यान चुपचाप उनके बगल में लिख रही थी। भाई शियाओ ली, तुम वापस आ गए। आंगन के द्वार की ओर मुंह करके खड़ी जियाओ यान ने सबसे पहले लू किंग की वापसी देखी। वह खुशी से झूम उठी और दौड़कर उसके पास गई। इसके विपरीत बूढ़े डॉक्टर और वेई शानहाई ने अपना सिर घुमाते हुए थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि उन्हें लू किंग की वापसी का पहले से अंदाजा नहीं था। हाँ, अभी अभी लौटा हूँ। लू किंग ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। पिछले 2 सालों में छोटी बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन वह अभी भी एक नन्ही बच्ची ही थी। श्याओ ली श्याओ यान के कंधे पर कूद गई, अपने पंजों से उसके बाल खींचे और फिर घर की ओर इशारा किया। ठीक है, मैं अब शतरंज लेने जाता हूँ। शियाओ ली के साथ दिन रात रहने वाली शियाओ यान तुरंत इसका अर्थ समझ गई और उत्साह से घर के अंदर दौड़ पड़ी। लू किंग ने सिर हिलाया और दोनों छोटे बच्चों को खेलने दिया। फिर वह बेर के पेड़ के नीचे आया और सबसे पहले अभिवादन करते हुए बोला, नमस्कार एल्डर वेई। फिर उसने बूढ़े डॉक्टर से कहा, गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। इस समय बूढ़े डॉक्टर के चेहरे पर फिर से शांति छा गई थी। क्या बंद कमरे में दी जाने वाली ट्रेनिंग खत्म हो गई है? आज सुबह ही काम खत्म हुआ। शियाओ ली को शियाओ यान की याद आ रही थी, इसलिए हम वापस आ गए। मुझे लगता है कि उसे शतरंज की लत लग गई है और वह जल्दी से वापस आकर शियाओ यान के साथ खेलना चाहता है। बूढ़े डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। उसे पता था कि हाल ही में लू किंग आई थी। उन्होंने एक नए प्रकार का जानवरों वाला शतरंज खेलकर दोनों छोटे बच्चों को इसका आदी बना दिया है। ऐसा लगता है कि लू शियालांगजुन को इस एकांत प्रशिक्षण से बहुत लाभ हुआ है। उनके बगल में खड़े वेई शानहाई ने आह भरी। वह अब भी बहुत हैरान था। जब लू किंग अभी लौटा तो एक पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में उसने कुछ भी महसूस नहीं किया था। अब भी उसके सामने खड़े होने पर भी वह लू किंग के असली स्वरूप को नहीं समझ पा रहा था। यदि वह अपनी आंखें बंद कर लेता तो उसकी आत्मा की अनुभूति में केवल एक शून्य होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसा विचित्र दृश्य वेई शानहाई को आश्चर्य क्यों नहीं होता? क्या लू किंग ने पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया? लेकिन सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद उन्हें लू किंग पर पूर्व दिव्य क्षेत्र की अनूठी आभा नहीं मिली। बस एक छोटी सी सफलता एल्डर वेई की प्रशंसा के लायक नहीं। वेई शानहाई की प्रशंसा का सामना करते हुए लू किंग विनम्र बने रहे। ये सुनकर वेई शानहाई समझ गया कि लू किंग अपनी इस उपलब्धि का खुलासा नहीं करना चाहता, इसलिए उसने झिझकते हुए चाय की एक घूंट ली। श्याओ ली, जल्दी करो। सौभाग्यवश इसी समय जियाओ यान शतरंज की बिसात लेकर घर से बाहर भागी, जिससे असहज माहौल सुलझ गया। आउच टिल्डा। श्याओ ली तेजी से पत्थर की मेज पर कूद गई और इंतजार करने लगी। श्याओ यान ने जल्दी से अपना लेखन सामग्री समेटा और शतरंज का बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दोनों छोटे बच्चों ने अपना खेल शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर वेई शानहाई स्तब्ध रह गए। वह जानता था कि जियाओ ली बहुत बुद्धिमान थी, एक बच्चे के समान, लेकिन उसे इतनी गंभीरता से शतरंज खेलते हुए देखकर उसे अब भी यह अविश्वसनीय लगा। जिज्ञासावश वह दोनों छोटे बच्चों के बीच का खेल देखने के लिए आगे बढ़ा। कुछ क्षण देखने के बाद वह एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गया। ये किस तरह का शतरंज है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। दादा वेई, भाई ने कहा कि इसे बीस्ट चेस कहते हैं। ये बहुत मजेदार है। शियाओ यान ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। जानवरों का शतरंज। वेई शानहाई ने लू किंग की ओर देखा। लू किंग मुस्कुराई और बोली, ये तो बस एक छोटा सा खेल है जो मैंने बोर होने पर बनाया था। इसका जिक्र करने लायक कुछ नहीं है। अरे, इसका आविष्कार तो खुद लू शियालांगजुन ने किया था।
इसे कैसे खेलते हैं। अप्रत्याशित रूप से वेई शानहाई की रुचि और बढ़ गई। दादाजी वेई, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। जानवरों का शतरंज बहुत सरल है। सबसे पहले इन जानवरों को उनके स्तर के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। प्राचीन हाथी सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है और छोटा चूहा सबसे छोटा है, लेकिन छोटा चूहा हाथी की नाक में घुसकर उसे हरा सकता है। श्याओ यान ने तुरंत वेई शानहाई को पशु शतरंज के नियम समझाना शुरू कर दिया। लू किंग द्वारा बनाया गया बीस्ट चेस उसके पिछले जीवन के बीस्ट चेस से थोड़ा अलग था। उसने पिछले जीवन के कुछ जानवरों को इस दुनिया के लोगों से अधिक परिचित जानवरों से बदल दिया था। हालांकि मूल नियम अपरिवर्तित रहे, इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि बड़ा छोटे को हराता है और सबसे छोटा सबसे बड़े का मुकाबला कर सकता है। ये सुनने के बाद वेई शानहाई और भी ज्यादा हैरान हो गया। बीस्ट चेस के नियम सरल होते हुए भी तार्किक रूप से सुदृढ़ थे, उनमें कोई खामी नहीं थी और वे खेलने योग्य थे। ये बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए बहुत उपयुक्त था। इसके अलावा इसमें पारस्परिक संयम का सिद्धांत सूक्ष्म रूप से निहित था। लू किंग की इस तरह का खेल तैयार करने की क्षमता उनकी उच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति जिसे अपार सौभाग्य प्राप्त था। अगर लू किंग को पता होता कि वेई शानहाई इस समय क्या सोच रहा है तो वह अवाक रह जाता। यह महज एक साधारण बीस्ट चेस था, फिर भी इसमें कई तरह के संबंध स्थापित हो रहे थे। वेई शानहाई को खेल देखने में मग्न देखकर लू किंग को अचानक अपनी छाती में रखी दवाइयों की डिब्बी याद आ गई। उसने उसे बाहर निकाला और कहा, गुरुजी, इस बार मुझे पहाड़ों में 1000 साल पुराना जिनसेंग मिला है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बुद्धि विकसित हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करूं। कृपया निर्णय लीजिए। 1000 साल पुराना जिनसेंग जिसने बुद्धि विकसित कर ली है। इस बार न केवल बूढ़ा डॉक्टर हैरान हुआ, बल्कि वेई शानहाई भी सदमे में अपना सिर घुमा बैठा। हाँ, ये जिनसेंग जमीन में घुसकर भाग सकता है। अगर मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो ये भाग जाता। लू किंग ने दवाइयों का डिब्बा खोला, जिसके अंदर लाल धागों से बंधी जिनसेंग दिखाई दी। इसके चेहरे और अंगों की बनावट बिल्कुल अलग है। यह वाकई 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। विभिन्न चिकित्सा ग्रंथों के पारखी उस बुजुर्ग चिकित्सक ने तुरंत बता दिया कि दवा के डिब्बे में रखा जिनसेंग कम से कम 1000 साल पुराना था। गुरुजी, इस जिनसेंग में बुद्धि समाहित है और इसमें सजीव प्राणी के कुछ लक्षण भी हैं। लू किंग ने लाल धागे को खोला और जिनसेंग के मुख्य भाग को धीरे से पकड़ा। एक बार मुक्त होने पर जिनसेंग की जड़ें फिर से कांपते हुए हिलने लगीं। तारांकन उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। सचमुच इसमें बुद्धि विकसित हो गई है। बूढ़ा डॉक्टर प्रसन्न हुआ। आह किंग, इस जिनसेंग की अच्छी देखभाल करनी होगी। ये भविष्य में बहुत काम आएगी। अध्याय 186। बुजुर्ग डॉक्टर के स्पष्टीकरण के बाद लू किंग को आखिरकार बात समझ आ गई। पता चला कि उनके गुरु वर्षों से किंग नाम मेडिकल क्लासिक का लगन से अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने वेई परिवार द्वारा संजोए गए कई चिकित्सा ग्रंथों को भी अच्छी तरह से पढ़ा था। उन्होंने औषधीय खेतों की खेती के कुछ अनोखे तरीके सीख लिए थे। आखिरकार जब कई विख्यात चिकित्सक प्रसिद्ध हो गए तो वे स्वयं औषधीय जड़ी बूटियां खोजने के लिए पहाड़ों की गहराई में जाने का जोखिम कम ही उठाते थे। ऐसी दक्षता न केवल कम थी, बल्कि अक्सर भाग्य की भी आवश्यकता होती थी। इसलिए कई चिकित्साविदों ने औषधीय क्षेत्रों में विकास करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस प्रकार औषधीय फसलों की खेती के कई विशेष तरीके विकसित किए गए। इन विधियों में से एक में 1000 साल पुराने जिनसेंग की आवश्यकता होती थी। 1000 साल पुराना बुद्धिमान जिनसेंग सहज रूप से पृथ्वी की ऊर्जा को एकत्रित और व्यवस्थित कर सकता है, जिससे उसके आवास का पोषण होता है। ये पृथ्वी की ऊर्जा को व्यवस्थित करने और औषधीय क्षेत्रों के पोषण के लिए सबसे अच्छे सहायकों में से एक है। आप जो जिनसेंग लाए हैं, मुझे लगता है कि उसकी उम्र 1000 साल से भी अधिक है और उसकी आध्यात्मिकता उससे भी कहीं अधिक प्रबल है। औषधीय पौधों की खेती के लिए ये सर्वोत्तम विकल्प है। लू किंग ने अपने गुरु की तीक्ष्ण दृष्टि की प्रशंसा की। वास्तव में इस जिनसेंग की आयु 1000 वर्ष से कहीं अधिक थी, जो पूरे 1800 वर्ष तक पहुंच गई थी। लेकिन गुरुजी, ये 1000 साल पुराना जिनसेंग बुद्धिमान है और स्वयं भाग सकता है। अगर हम इसे औषधीय क्षेत्र में लगा दें और यह भाग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? लू किंग उस दृश्य को नहीं भूला था जब इस जिनसेंग ने पहले भागने की कोशिश की थी। अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती तो ये सचमुच जमीन में धंस जाता। बूढ़े डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे स्वाभाविक रूप से इसका तरीका आता है। इसके अलावा जिनसेंग अपने घर को बहुत महत्व देता है। जब औषधीय क्षेत्र में सही मायने में खेती की जाती है और धरती की ऊर्जा और औषधीय आभा समृद्ध हो जाती है तो यह इसके विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तब यह न केवल इस जगह से बाहर नहीं निकलेगा बल्कि सक्रिय रूप से इसकी रक्षा भी करेगा। तो फिर मैं इस जिनसेंग को उस्ताद के भरोसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर लू किंग ने अपने हाथ में मौजूद जिनसेंग अपने गुरु को सौंप दी। साथ ही अपनी छाती से एक और दवा की डिब्बी भी निकाल ली। वैसे मुझे एक और जिनसेंग मिली है जो कई 100 साल पुरानी है। मैं इसे भी आपको दे दूंगा, गुरुजी। बूढ़े डॉक्टर ने उसे खोला और भी अधिक प्रसन्न हुए। वाह वाह, इस कई 100 साल पुराने जिनसेंग के साथ औषधीय क्षेत्र की खेती और भी आसान हो जाएगी। लू किंग को लगातार जिनसेंग निकालते देख उनके बगल में खड़ा वेई शानहाई पहले ही स्तब्ध रह गया था। पहले वाले की बात तो छोड़ ही दीजिए। एक सहस्राब्दी पुराना बुद्धिमान जिनसेंग एक पौराणिक आध्यात्मिक औषधि थी। हालांकि वह 100 साल से अधिक जी चुका था, लेकिन उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। इसके बाद उगने वाली कुछ 100 साल पुरानी जिनसेंग भी उतनी ही कीमती थी।
यहाँ तक कि उनके वेई परिवार के पास भी ऐसी बहुत कम किस्में थीं। लू किंग ने पहाड़ों में एक ही साधना के दौरान इतनी अनमोल आध्यात्मिक औषधियाँ प्राप्त कर लीं। ये कैसी किस्मत थी। इस समय वेई शानहाई को यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि लू किंग वास्तव में भाग्य की पौराणिक संतान थी, अन्यथा वह पहाड़ों में यूं ही जाकर इतनी दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियाँ कैसे प्राप्त कर सकता था। जिनसिंग को अपने स्वामी को सौंपने के बाद लू किंग को राहत का एहसास हुआ। हालांकि उसके गुरु के शब्दों ने उसे याद भी दिलाया। दरअसल उन्हें विरासत में जो चीजें मिली थीं, जैसे कि ली हुआओ संप्रदाय से, उनमें औषधीय क्षेत्रों और यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्रों की खेती के तरीके भी शामिल थे। इनमें से अधिकांश तरीकों के लिए अमर साधनों की आवश्यकता थी, जिन्हें वह अपने वर्तमान स्तर पर नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ अपेक्षाकृत सरल तरीके भी थे जिनका वह उपयोग कर सकता था। इसके अलावा आत्म आध्यात्मिक पुनरुत्थान को देखते हुए उन्हें पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लू किंग को वंशानुगत संपत्ति प्राप्त थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि साधना का मार्ग अत्यंत संसाधन गहन होता है। पहले से योजना बनाने से उसे दुनिया में होने वाले आगामी परिवर्तनों में लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए वेई परिवार से कुछ सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ये सोचकर लू किंग ने वेई परिवार के मुखिया से कहा, वरिष्ठ वेई, मुझे आपसे किसी काम में मदद चाहिए। अरे क्या बात है, मुझे कुछ सामग्री चाहिए। क्या आप अपने परिवार से उन्हें इकट्ठा करने में मदद ले सकते हैं? ये तो आसान है, बस मुझे सामग्रियों की सूची दे दीजिए। वेई शानहाई ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। साथ ही वह मन ही मन खुश भी था। जब से उन्होंने लू किंग को एक अद्वितीय, प्रतिभावान और अपार भाग्यवान व्यक्ति के रूप में पहचाना, तब से वे लू किंग को और भी अधिक महत्व देने लगे। उन्होंने दुनिया में आने वाले बड़े बदलाव के बारे में भी सुना था। यहाँ तक कि तियानजी टावर और सेवन किल टावर जैसी महान ताकतें भी इसे गंभीरता से ले रही थीं। उनके छोटे परिवार को और भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत थी। लू किंग जैसा भावी स्तंभ पाकर वह स्वाभाविक रूप से उसे मजबूती से थामे रखना चाहता था, इसलिए वह लू किंग के अनुरोधों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लू किंग अंदर गई, सामग्रियों की एक विस्तृत सूची लिखी और उसे वेई शानहाई को सौंप दिया। वेई शानहाई ने उसकी ओर नहीं देखा और गंभीरता से उसे एक तरफ रख दिया, ये सोचकर कि लौटने पर उसके परिवार के सदस्य तुरंत सामग्री इकट्ठा करने में मदद करेंगे। औषधीय पौधों की खेती करना काफी जटिल कार्य था, जिसके लिए कई प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए बूढ़े डॉक्टर ने वेई परिवार से कुछ सामग्री ढूंढने में मदद करने के लिए भी कहा। वेई परिवार के प्रयासों से वृद्ध डॉक्टर को जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, वे कुछ ही दिनों में एकत्रित कर ली गईं। हालांकि लू किंग को जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, वे अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं और उन्हें इकट्ठा करने में कुछ समय लगेगा। सामग्री प्राप्त करने के बाद बूढ़े डॉक्टर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। गुरुजी, क्या यह वही औषधीय क्षेत्र है जिसकी आप खेती कर रहे हैं? कुछ दिनों बाद उस अस्थायी आवास के पीछे लू किंग ने अपने गुरु द्वारा व्यवस्थित किए गए एक छोटे से बगीचे को देखा और थोड़ा अचंभित महसूस किया। इसका कोई और उपाय नहीं था। औषधीय क्षेत्र बहुत छोटा था। इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग एक झांग ही थी, जो उसके द्वारा कल्पना किए गए औषधीय क्षेत्र से बहुत दूर थी। यह महज एक परीक्षण है। इस छोटे से औषधीय क्षेत्र को कम मत समझिए। इसमें काफी मेहनत लगी है। बूढ़े डॉक्टर ने एक फूलदान निकाला, जिसमें लू किंग द्वारा पकड़ी गई 1000 साल पुरानी जिनसिंग थी। गुरुजी, ऐसा लगता है कि यह जिनसिंग आपको स्नेह दिखा रहा है। हजारों साल पुराने जिनसिंग के पेड़ को एक छोटे कुत्ते की तरह अपने गुरु के हाथ पर धीरे धीरे अपनी पत्तियां रगड़ते देख लू किंग आश्चर्यचकित रह गया। मैं पिछले कुछ दिनों से इसे प्रतिदिन पृथ्वी की नस की आत्मा के तरल से तैयार औषधीय तरल की कुछ बूंदे पिला रहा हूँ, इसलिए यह अधिक स्नेही हो गया है। लू किंग को अचानक सब समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अर्थ वेन स्पिरिट लिक्विड इतना अनमोल तरल था, जो पूरी तरह से धरती के सार से संघनित था। पतला करने पर भी इसमें सहस्राब्दी पुराने जिनसिंग जैसे पौधों की आत्माओं के लिए एक घातक आकर्षण था। युहुआ गुफा के बाहर जंगल में जड़ी बूटियों की भरपूर वृद्धि भूमिगत संरचना द्वारा पोषण के लिए पृथ्वी की ऊर्जा को एकत्रित करने के कारण हुई थी। मेरे प्यारे बच्चे, अब से यही तुम्हारा घर होगा। बूढ़े डॉक्टर ने हजारों साल पुराने जिनसिंग को मिट्टी सहित धीरे से औषधीय खेत में डाल दिया। औषधीय गुणों से भरपूर इस खेत को पहले से ही सामग्रियों से उपचारित किया गया था और इसमें कई जड़ी बूटियां रोपित की गई थीं। जैसे ही हजारों साल पुराना जिनसिंग जमीन पर गिरा, वह तेजी से नीचे की ओर धंसने लगा, जिससे लू किंग आश्चर्यचकित रह गया। सौभाग्यवश ये जल्द ही फिर से प्रकट हुआ। औषधीय क्षेत्र में सबसे सघन पृथ्वी ऊर्जा वाला स्थान पाया, अपनी जड़ें जमाईं, कुछ देर तक अपनी शाखाओं और पत्तियों को हिलाया और फिर धीरे धीरे स्थिर हो गया। तभी लू किंग ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि वह नन्हा जीव भाग जाएगा। चिंता मत करो, बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पिछले कुछ दिनों से इस नन्हे जीव से मन ही मन संवाद किया है और एक समझौता कर लिया है। अब से यह शांतिपूर्वक औषधीय क्षेत्र के प्रबंधन में हमारी मदद करेगा। हर 3 दिन में मैं इसे पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव से तैयार औषधीय द्रव की एक बूंद दूंगा, जब तक आप आत्मविश्वासी हैं, गुरुजी। लू किंग भी निश्चिंत हो गई और मुस्कुराने लगी। हालांकि पृथ्वी शिरा का आध्यात्मिक द्रव अनमोल था, लेकिन जब तक उसका स्वामी प्रसन्न था, तब तक ये सब व्यर्थ नहीं था। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। इसके अलावा लू किंग को यह महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे सहस्राब्दी पुरानी जिनसिंग की जड़ें जम रही थीं, इस छोटे पहाड़ के नीचे की पृथ्वी की ऊर्जा अधिक व्यवस्थित हो गई थी और आसपास की पृथ्वी की ऊर्जा भी धीरे धीरे यहाँ एकत्रित हो रही थी।
समय बीतने के साथ यदि पर्याप्त समय दिया जाए तो वह आश्रय स्थल धीरे धीरे एक पवित्र भूमि में भी तब्दील हो सकता है। ये सोचते हुए मुझे लगा कि थोड़ी मात्रा में अर्थ विन स्पिरिट लिक्विड को औषधीय तरल के बदले में देना काफी फायदेमंद होगा। अध्याय 187। उस रात लू किंग पलंग पर पालथी मारकर बैठी थी। उनका मन एकाग्र और शांत था और उनके चेहरे पर शांति का भाव बना रहा। हालांकि उनके हाथ एक असामान्य मुद्रा बना रहे थे और माथे के एक पॉइंट से आत्मा की शक्ति की लहरें उमड़ पड़ीं, जो स्वर्ग और पृथ्वी की पृथ्वी तत्वीय ऊर्जा से जुड़ गईं। जैसे ही पृथ्वी तत्वीय ऊर्जा में वृद्धि हुई, लू किंग के सामने धीरे धीरे एक पीला ताबीज उभरने लगा और आकार लेने लगा। आत्मा की शक्ति की अंतिम लहर के प्रकट होने के साथ ही पीले ताबीज ने पूरी तरह से आकार ले लिया, जिससे एक हल्की सी चमक निकल रही थी जो हवा में लटकी हुई थी और अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। ये पृथ्वी गति ताबीज अंततः संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। लू किंग ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आत्मा के ताबीज के संघनित हो जाने के बाद रूम के मार्ग में शत्रुओं का सामना करने के कुछ निश्चित तरीके मौजूद थे, जो धीरे धीरे इस साधना प्रणाली के रहस्यमय पहलुओं को प्रकट करते थे। इनमें से सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधियां ताबीज और शारीरिक संरचनाएं थीं। आत्मा के आशीर्वाद से आत्मा की शक्ति के माध्यम से आकाश और पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा के साथ संवाद करके एक ताबीज तैयार किया गया, जिससे एक नियम ताबीज का निर्माण हुआ। ये विधि संबंधी ताबीज कई असाधारण शक्तियों से युक्त थे और काफी रहस्यमय थे। जहां तक संरचनाओं की बात है, वे और भी अधिक जटिल थीं। इसे सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए लंबी तैयारी की आवश्यकता होती थी, जिसमें भूभाग और आसपास के वातावरण के अनुसार प्रतीकों को चित्रित करना शामिल था। लू किंग के वर्तमान साधना स्तर और मंत्रों के अध्ययन में बिताए गए कम समय को देखते हुए वह अभी तक संरचना तैयार करने के चरण तक नहीं पहुंचा था। हाल ही में वह ज्यादातर ताबीजों का अध्ययन कर रहा था। हाल ही में संघनित किया गया पृथ्वी आंदोलन ताबीज दिव्य रून संप्रदाय की पंच तत्व ताबीज कला के ताबीजों में से एक था। इसका प्राथमिक कार्य शरीर का भार कम करना था, जिससे शारीरिक बोझ काफी हद तक कम हो जाता था और पृथ्वी पर चलना आसान हो जाता था। अब जबकि अर्थ मूवमेंट टेलिस्मैन को संघनित कर लिया गया है, 7 किल टावर से हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। लू किंग की आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक उठी। पिछले 2 वर्षों में शैडो वाली घटना के बाद से 7 किल टावर द्वारा उन पर 3 बार जानलेवा हमले किए गए थे। पिछली घटना 3 महीने पहले हुई थी। हालांकि तीनों प्रयास शियाओ ली द्वारा शीघ्र पता लगाने के कारण विफल हो गए, लेकिन 7 किल टावर की इस दुस्साहस ने लू किंग को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। पहले वह अपनी आत्मा के ताबीज को सघन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अधिक परेशानियों में पड़ने से बचने के लिए उसने इसे बार बार सहन किया था। लेकिन अब अपनी सभी तकनीकों को परिष्कृत करने के बाद 7 किल टावर से कुछ रुचि हासिल करने का समय आ गया था। सौभाग्यवश श्रीमती वेई आज आंगन में रहने आई थी और शियाओ यान और शियाओ ली रात भर उनके साथ थीं। घर पर कोई नहीं था, इसलिए लू किंग को बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। अपनी मुहर में थोड़ा सा बदलाव करते ही पृथ्वी गति ताबीज प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और उसके माथे के एक्यू पॉइंट में प्रवेश कर गया। इसके बाद यह एक छोटे से प्रकाश समूह में परिवर्तित हो गया, जो एक हल्की सी चमक उत्सर्जित करता हुआ आत्मा के ताबीज के चारों ओर एक उपग्रह की तरह चक्कर लगा रहा था। इसके अलावा रंग में भिन्नता वाले कई अन्य समान प्रकाश समूह भी थे। पृथ्वी की हलचल का ताबीज रखने के बाद लू किंग चुपचाप घर से निकल गई, किसी को भी सचेत नहीं किया और गांव के बाहरी इलाके में आ गई। गांव से बाहर निकलते ही आसपास किसी की मौजूदगी महसूस न होने पर लू किंग ने थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किया। उसकी भौहों के एक्यू पॉइंट क्षेत्र में पृथ्वी गति ताबीज का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रकाश समूह चमक उठा। अगले ही पल एक अजीब शक्ति ने लू किंग को घेर लिया, जिससे उसका शरीर बेहद हल्का महसूस हुआ, मानो वह हवा में तैर रहा हो। वास्तव में जैसा कि परंपरा में कहा गया है, शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस होता है। उस अनुभूति से परिचित होने के बाद लू किंग के चेहरे पर संतुष्टि का भाव प्रकट हुआ। फिर एक जोरदार कदम के साथ वह धनुष से छूटे तीर की तरह आगे बढ़ा। वह दर्जनों मीटर तक तेजी से दौड़ा। उसकी गति में मामूली सी ही कमी आई, लेकिन एक और कदम बढ़ाते ही उसकी गति फिर से बढ़ गई। यह अर्थ मूवमेंट टेलिस्मैन सचमुच जादुई है। इसकी सहायता से मैं न्यूनतम शारीरिक परिश्रम के साथ 1000 मील तक दौड़ सकता हूँ। लू किंग को सुखद आश्चर्य हुआ। ताबीज की शक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक थी। इससे उन्हें अपनी आगामी कार्रवाई के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। 7 किल टावर, क्या तुम मेरे बदले के लिए तैयार हो? दूर तक देखते हुए लू किंग की आंखें एकदम ठंडी हो गईं। इस प्रकार पृथ्वी की गति के ताबीज की मदद से लू किंग ने लगभग पूरी रात एक ऊंचे पहाड़ तक पहुंचने में बिताई। ये स्थान ज्यूली गांव से 700 मील दूर था। यह अब कैंट काउंटी के अंतर्गत नहीं था, बल्कि राज्य की राजधानी के निकट एक अन्य काउंटी में स्थित था। 700 मील का रात्रिकालीन हमला, कुल मिलाकर 1400 मील की यात्रा होगी। यहाँ तक कि एक मार्शल ग्रैंडमास्टर भी थक जाएगा और इतनी दूरी तय करने में मेरी गति को बनाए रखने में असमर्थ होगा। इस पृथ्वी गति ताबीज को शायद दिव्य गति ताबीज कहना ज्यादा उचित होगा। लू किंग पृथ्वी की हलचल को शांत करने वाले ताबीज के प्रभाव से बेहद संतुष्ट थी। एकमात्र मामूली कमी यह थी कि उनकी भौहों के एक्यू पॉइंट क्षेत्र में पृथ्वी की गति के ताबीज का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रकाश समूह काफी धुंधला हो गया था। अधिक से अधिक ये पूरी तरह से नष्ट होने से पहले उसे 1 या 200 मील तक सहारा दे सकता था, लेकिन लू किंग के लिए ये परिणाम पहले से ही काफी संतोषजनक था।
रून पथ के साधनों ने पहली बार उपयोग करने पर उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। पिछले 2 वर्षों में आत्मा के ताबीज को संक्षिप्त करने के लिए उन्होंने जो इतना प्रयास किया था वह व्यर्थ नहीं गया। रून पथ के चमत्कारों को देखकर विस्मित होने के बाद लू किंग ने अपना सिर उठाकर सामने स्थित ऊंचे पर्वत की ओर देखा। पहाड़ के आधे रास्ते में जगमगाती रोशनी से जगमगाती हवेली दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर लोगों और संगीत वाद्ययंत्रों की हल्की आवाजें आ रही थीं, जो एक जीवंत दृश्य का संकेत दे रही थीं। पर्वत को निहारते हुए लू किंग का चेहरा शांत था। 2 साल पहले शैडो को हराने के बाद उसने उसके मरते समय कहे गए शब्दों से 7 किल टावर के ठिकानों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उनमें से एक उनके पूर्व का गढ़ था, जो कान काउंटी के सबसे नजदीक था। शैडो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ का सबसे शक्तिशाली रक्षक केवल आंतरिक अंगों के क्षेत्र की महान उपलब्धि अवस्था में था, वह उसके मुकाबले का नहीं था। हालांकि सावधानी बरतते हुए लू किंग ने सीधे अंदर घुसने का इरादा नहीं किया। उसने अपने स्पेशल ची बैग से नर्म कवच का एक सेट निकाला और उसे पहन लिया। यह नर्म कवच उसने शैडो से लिया था। कई जालों से घिरे इस 7 किल टावर गढ़ में नर्म कवच छिपे हुए खतरों से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करेगा। नर्म कवच पहनने के बाद लू किंग ने पहले से तैयार काले रात्रि वस्त्र और एक काला मुखौटा पहन लिया, जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। इसके अलावा मास्क पहनने के बाद उसके शरीर का आकार बदलने लगा, क्योंकि उसके रक्त और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया था। वह दुबला हो गया और यहाँ तक कि मास्क के नीचे उसका चेहरा भी पूरी तरह बदल गया। वह 7 किल टावर की अनूठी गुप्त तकनीक मसल एंड बोन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का उपयोग कर रहा था। इस तकनीक की उत्पत्ति की कहानी काफी लंबी है। पिछले 2 वर्षों में शैडो के बाद लू किंग को 7 किल टावर द्वारा 3 और हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा था। इन तीनों हत्यारों से अंततः उसे लंबे समय से प्रतीक्षित मांसपेशी और अस्थि रूपांतरण तकनीक प्राप्त हो गई थी। बेशक इस प्रक्रिया में कुछ बेहद कठोर तरीके भी शामिल थे, हालांकि वे तरीके कुछ हद तक क्रूर थे। लू किंग को उसे जान से मारने की कोशिश करने वालों पर जरा भी दया नहीं आई। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नेट वेबसाइट खोजें। थोड़ी सी यातना से उसकी अंतरात्मा को कोई परेशानी नहीं हुई। अपने शरीर और रूप को रूपांतरित करने और आत्मा के ताबीज से अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने के बाद लू किंग चुपचाप पहाड़ में घुसपैठ कर गया। अध्याय 188। जैसे ही लू किंग ने चुपके से पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी की, गांव में एक गुप्त अटारी के अंदर कई प्रभावशाली व्यक्तित्व आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। गुरुजी, हमें आज शाम मुख्यालय से एक संदेश मिला है। वे चाहते हैं कि हम हर हाल में कान काउंटी में लू किंग की असली ताकत का पता लगाएं। एक छोटे कद के व्यक्ति ने कहा। फिर से लू किंग? हमें कैसे पता चलेगा? पिछले 2 सालों में 4 उच्च श्रेणी के हत्यारे उसके हाथों मारे जा चुके हैं। उसकी ताकत का पता लगाना तो बस हमें मौत के मुंह में धकेलना है। रेशमी वस्त्र पहने एक लंबे आदमी ने अधीरता से गुर्राते हुए कहा। आजकल तो लू किंग का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। पिछले 2 वर्षों में उनके 7 किल टावर के 4 हेवन रैंक वाले हत्यारों की मौत की पुष्टि उनके हाथों हुई थी। वे लोग मर चुके थे और उनके 7 किल टावर के हत्यारों के बीच हमेशा से ही एक दूसरे के लिए कोई स्नेह नहीं था। वे अक्सर प्रतिद्वंद्वी होते थे। उनके पास विरोधियों के लिए शोक मनाने का समय नहीं था। मुख्य मुद्दा ये था कि मरने से पहले वे सभी उसके स्थान से निकल चुके थे। फिर भी लू किंग के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी, जिसके कारण मुख्यालय से कई बार फटकार मिली। ये निकम्मे मूर्ख स्वर्ग के पद पर आसीन हैं लेकिन बिल्कुल अप्रभावी हैं। ये तो एक साधारण आंतरिक अंगों के क्षेत्र के बच्चे से भी निपट नहीं सकते। मुख्यालय के बुजुर्गों ने 7 हत्याओं का आदेश जारी करने पर जोर दिया। अब इसका उल्टा असर हुआ है। अगर वह लड़का 7 हत्या के प्रयासों से बच जाता है तो देखते हैं कि वे खुद को कैसे समझाते हैं। ब्रोकेड के कपड़े पहने उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर मुख्यालय को भी अपशब्द कहे बिना नहीं रह सका, लेकिन गाली देने के बाद भी वह परेशान था। सभी संकेत लू किंग की असाधारण शक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर के हत्यारे भी उसके सामने टिक नहीं पाए। इस बात की पूरी संभावना थी कि उसके पास 7 किल टावर की गुप्त तकनीकों को भेदने का कोई गुप्त तरीका था। अन्यथा ये समझाना मुश्किल था कि स्वर्ग के स्तर के 4 हत्यारे न केवल उसकी हत्या करने में विफल रहे, बल्कि भागने या कोई खुफिया जानकारी भेजने में भी विफल रहे। फिर भी मुख्यालय ने लू किंग की असली ताकत का पता लगाने के लिए उस पर दबाव बनाए रखा। वह इतने घातक मामले की जांच कैसे कर सकता था? उसका स्वर्ग स्तरीय पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था और वह उस राक्षस से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहता था। इसके अलावा वह मुख्यालय में बैठे उन छोटे कमीनों के लिए रास्ता बनाने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। गुरुजी, युवा गुरु झेंग आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही रेशमी वस्त्र पहने वह व्यक्ति परेशान हुआ, तभी उसका एक अधीनस्थ कर्मचारी रिपोर्ट करने के लिए आया। उस दूसरी पीढ़ी के पूर्वज को अब क्या चाहिए? रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने पूछा। उन्होंने कहा कि पिछली बार उन दोनों लड़कियों के साथ उन्हें बहुत मजा आया था और इस बार वे कुछ और रोमांचक चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आप इसका इंतजाम कर सकते हैं। यह निकम्मा आदमी बिल्कुल भी हुनर नहीं। झेंग परिवार का वंशज होने का फायदा उठाकर रोजाना मुसीबतें खड़ी करता है, कभी सही से काम नहीं करता। पिछली बार तो उसकी हरकतों की वजह से वो दोनों लड़कियां बाल बाल बचीं। अब उसे और क्या चाहिए? खैर, उसने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था। धिक्कार है। अगर मुझे छुपकर रहने की जरूरत न होती तो मैं उसे कुचलकर अपाहिज बना देता।
रेशमी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अपशब्द कहे बिना नहीं रह सका। गुरुजी, सावधान रहें, दीवारों के भी कान होते हैं, उस छोटी आकृति ने याद दिलाया। ठीक है, मुझे पता है, तुम पहले बाहर जाओ, उसे कहना कि मैं उससे बाद में मिलूंगी। रेशमी वस्त्र पहने वह व्यक्ति बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। उन्हें पता था कि मुख्यालय एक बड़ी योजना बना रहा है और प्रत्येक गढ़ को स्थापित करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर उसने आवेग में आकर इस जगह का खुलासा किया तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए अब वह झेंग परिवार के कचरे को छू नहीं सकता था, अन्यथा झेंग परिवार का ध्यान आकर्षित करने से उनका पर्दाफाश हो जाएगा। लू किंग चुपके से पहाड़ पर चढ़ गई। सोल रूम ने उसकी पूरी आभा को पूरी तरह से छिपा दिया। अपने रात्रिचर्या वस्त्रों की सुरक्षा के कारण पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए भी उसकी उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल होगा। इस प्रकार लू किंग ने आसानी से गांव में घुसपैठ कर ली। अंदर गांव चहल पहल से भरा और जगमगाता हुआ था, जो अयाशी और भोग विलास का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। इससे लू किंग को उस हैप्पी फोर्ट की याद आ गई जिसे उसने नष्ट कर दिया था और जिससे वह घृणा करता था। दरअसल शैडो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये स्थान हैप्पी फोर्ट के समान था, जो सेवन किल टॉवर द्वारा संचालित एक वेश्यालय और कैसीनो था, जिसका उपयोग सूचना एकत्र करने और आदान प्रदान करने के लिए किया जाता था। बेशक यहाँ मनोरंजन के लिए आने वाले अधिकांश लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सेवन किल टावर का इलाका था। गांव में प्रवेश करते ही लू किंग ने अपनी क्षमताओं को सक्रिय कर लिया और छाया में छिपकर अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करते हुए गांव की पूरी स्थिति का जायजा लिया। 57 योद्धा, जिनमें से 20 टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र में, 5 आंतरिक अंगों के क्षेत्र में और शेष क्यूई और रक्त के क्षेत्र में हैं। कुछ ही सेकंड में लू किंग को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ गया। वह इस प्रतीत होने वाले तुच्छ किले की ताकत को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इस जगह में अकेले ही इतनी ताकत थी कि वह वेई परिवार को छोड़कर कान काउंटी की किसी भी ताकत को कुचल सकती थी। सेवन किल टॉवर वास्तव में एक मजबूत नींव वाला शीर्ष गुट था। चलिए आप दोनों से शुरू करते हैं। लू किंग की नजर गांव के द्वार के पीछे बने एक ऊंचे मंडप में मौजूद 2 आकृतियों पर पड़ी। उनकी पैनी नजरों के बीच सेवन किल टावर के 2 सदस्यों की पहचान स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई। अपनी उंगलियों के एक झटके से लू किंग ने अपनी गुप्त हथियार तकनीक का उपयोग करते हुए 2 स्टील की सुइयां दागी। उसकी अपार शक्ति के बल पर सुइयां हल्की सी आवाज के साथ निकली और पलक झपकते ही ची और रक्त क्षेत्र के 2 रक्षकों के सिर में जा घुसी। सामने मौजूद पहरेदारों से निपटने के बाद भी लू किंग नहीं रुका। उसने गांव की दीवार के एक अंधेरे कोने की ओर 2 और स्टील की सुइयां दागी। हालांकि वहां अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसकी आत्मिक शक्ति ने 2 छिपी हुई आभाओं को महसूस किया। उनकी सांस लेने का तरीका ऊंचे मंडप पर तैनात दोनों गार्डों के समान था, जिससे पता चलता है कि वे एक ही तकनीक का अभ्यास करते थे। लू किंग की स्टील की सुइयों के नीचे दोनों छिपी हुई आकृतियां कांप उठीं और उनकी आभा बिना किसी ध्वनि के तेजी से विलीन हो गई। गांव में हंसी और उल्लास के शोर में हवा में सुइयों के चुभने की हल्की सी आवाज दब गई, जिससे कोई व्यवधान नहीं हुआ। 4 गार्डों को तेजी से खत्म करने के बाद लू किंग तुरंत निकटतम योद्धा की आभा की ओर बढ़ गया। सोल रूम द्वारा अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए वह एक भूत की तरह चला और ची और ब्लड रियल्म के एक योद्धा के सामने आ पहुंचा। उस आदमी के सिर के ऊपर सेवन किल टावर के सदस्य का लेबल देखकर लू किंग ने बिना किसी झिझक के उसकी गर्दन तोड़ दी। इस प्रकार अपनी उत्कृष्ट गुप्त क्षमताओं पर भरोसा करते हुए लू किंग ने गांव में सेवन किल टावर के सदस्यों की जान तेजी से ले ली। महज 10 सांसों में सेवन किल टावर के 10 से अधिक हत्यारे उसके हाथों मारे गए, जिनमें टेंडन्स एंड बोन्स रियल्म के 3 हत्यारे भी शामिल थे। लू किंग की वर्तमान शक्ति को देखते हुए क्यूई और रक्त क्षेत्र तथा टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र में कोई अंतर नहीं था। उनमें से कोई भी उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सकता था। हालांकि उसका यह नरसंहार हमेशा सुचारू रूप से जारी नहीं रह सकता था। सेवन किल टावर के गढ़ में पहरेदारों को आपसी सुरक्षा और सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर संवाद करने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग करना आवश्यक था। जब लू किंग ने सेवन किल टावर के 13वें हत्यारे की गर्दन तोड़ दी, तब जाकर गांव वालों को आखिरकार कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अचानक खतरे की घंटियां बज उठीं और कई बत्तियां पूरे गांव को रोशन कर गईं। गांव के केंद्र में स्थित सबसे ऊंची इमारत में कई शक्तिशाली आभाएं प्रकट हुईं। उसी समय एक तेज आवाज सुनाई दी, जो कोई भी युआन्यांग गांव के साथ यहाँ धोखाधड़ी कर रहा है, सामने आओ। अपनी पहचान होते देख लू किंग अंधेरे से बाहर निकला और अपने हाथ में पकड़े हुए शव को एक तरफ फेंक दिया। धड़ाम। लाश को जमीन पर गिरते देख बोलने वाले हटे कट्टे आदमी ने लू किंग पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम कौन हो? तुमने युआन्यांग गांव में घुसपैठ क्यों की और हमारे लोगों का नरसंहार क्यों किया? अगर तुमने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। लू किंग ने इमारत की ओर देखा। उसने वहां कई लोगों को खड़े देखा, जिनमें से कुछ सेवन किल टावर के सदस्य नहीं थे। संभवतः वे वहां मनोरंजन के लिए आए थे। लू किंग को अपने चेहरे को कसकर लपेटे हुए, गांव के मुखिया के सवालों का जवाब न देते हुए और बेशर्मी से उन्हें घूरते हुए देखकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, बदमाश, हमारे मालिक तुमसे बात कर रहे हैं, जल्दी जवाब दो। लू किंग चुप रहा और अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए सावधानीपूर्वक प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने लगा। अचानक उसकी निगाह एक आलीशान पोशाक पहने हुए युवक पर टिक गई, जिसके हाथ में जेड का पंखा था और उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसी क्षण उस युवक ने अपना जेड पंखा भी बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर लॉन्ग, लगता है युआन्यांग गांव में कुछ परेशानी आ गई है। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? मेरी शर्त सीधी सादी है,
बस मेरी पिछली विनती पूरी कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं। इस छोटी सी समस्या का समाधान युआनयांग गांव में हो सकता है। युवा स्वामी झेन को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी पीढ़ी के उस्ताद के पहले के अनुरोध को याद करते हुए जकूजी के वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आंखों में घृणा की चमक आ गई और उसने इनकार कर दिया। ये तो बहुत दुख की बात है, युवक निराश होकर बोला। लेकिन अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तत्पर हूँ। ऐसी शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी नहीं बच पाएंगे। रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति के कुछ उत्तर देने से पहले ही लू किंग अचानक बोल पड़ी। मैं आज यहाँ 7 किल टावर से हिसाब बराबर करने आया था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम सबको मरना होगा। 7 किल टावर का जिक्र सुनकर रेशमी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति और अन्य लोग चौंक गए। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, लू किंग के हाथ से अचानक कई स्टील की सुइयां निकल आईं। अगले ही पल एक तेज सरसराहट की आवाज के साथ सुइयां ऊंची इमारत पर मौजूद लोगों की ओर तेजी से बढ़ीं। युवा स्वामी की रक्षा करो, गुरुजी मुझे बचाओ। चीख पुकार के बीच ऊंची इमारत पर मौजूद कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग लुढ़कते हुए लौकी में बदल गए। जो लोग अधिक भाग्यशाली थे उन्हें केवल मामूली चोटें आईं और मांसल घाव हुए। जो लोग कम भाग्यशाली थे उनके सिर में सीधे भाला घुस गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या? रेशमी वस्त्र पहने वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया जब उसने सिर में घुसी और दीवारों में गहराई तक धंसी हुई स्टील की सुइयों को देखा जो ठंडी चमक रही थीं। लू किंग द्वारा दागी गई स्टील की सुइयां लगभग उसे अचंभित कर देने वाली थीं। इस घुसपैठिए का छिपा हुआ हथियारों को चलाने का कौशल बेहद भयानक था। युवा मास्टर झेन हक्का बक्का रह गया और सामने घूरता रहा। उसके सामने एक स्टील की ढाल ने रास्ता रोक रखा था जिसमें एक स्टील की सुई गहराई से धंसी हुई थी, लगभग उसे भेद रही थी। केवल उसकी पूंछ दिखाई दे रही थी जो उसके चेहरे की ओर इशारा कर रही थी। आधा फुट की दूरी पर ठंडी चमकती हुई सुई को देखकर युवा मास्टर झेन का चेहरा पीला पड़ गया और उन्हें ठंडे पसीने आने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उनके रक्षक ने उनकी सुरक्षा न की होती तो ये सुई उनकी जान ले लेती। भय के बाद प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ। किसने इतनी बेशर्मी से उस पर हमला करने की हिम्मत की? लेकिन इससे पहले कि वह अपना गुस्सा निकाल पाता, उसके बगल में एक ठंडी आवाज सुनाई दी। अरे तुम मरे नहीं, तुम्हारा रक्षक वाकई सक्षम है। सभी लोग हैरान रह गए। लू किंग किसी तरह उस ऊंची इमारत तक पहुंच चुकी थी और चुपचाप रेलिंग पर खड़ी थी। युवा स्वामी चुप रहें और पीछे हट जाएं। जैसे ही युवा मास्टर झेन गाली देने ही वाले थे, उनके रक्षक ने उन्हें पीछे धकेल दिया। स्टील की ढाल से उनकी रक्षा की और सतर्कता से लू किंग को देखा। गार्ड को चुपके से चिंता होने लगी। परिष्कृत इस्पात से बनी उसकी ढाल को एक साधारण सी इस्पात की सुई ने भेद दिया था। ये गुप्त हथियार चलाने का कौशल अविश्वसनीय था। राज्य की राजधानी में मौजूद काले हथियारों के उस्ताद भी शायद इनकी बराबरी न कर सकें। ये रहस्यमय विशेषज्ञ कहाँ से आया? गार्ड की सतर्कता का सामना करते हुए लू किंग अविचलित रहा। उसकी निगाहें जटाधारी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति और अन्य लोगों पर टिक गईं। क्या आप इस 7 किल टावर गढ़ के स्वामी हैं? रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति का दिल कांप उठा, लेकिन उसने चेहरे पर दुख का भाव लाते हुए कहा, 7 हत्यारा टावर क्या? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये युआनयांग गांव है। आप यहाँ जबरदस्ती घुस आए और अपनी युद्ध कला के बल पर अंधाधुंध हत्याएं की। क्या आपको उपहास का डर नहीं है? तुमने अच्छा नाटक किया, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। लू किंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, आज रात तुम सब मर जाओगे। आक्रमण करना। उसी क्षण जकूजी के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अचानक चिल्लाया। उसकी चीख के साथ ही कई आकृतियां अंधेरे से निकलकर लू किंग पर हमला करने के लिए आगे आईं। उसी समय रेशमी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने एक काली छोटी तलवार निकाली जिसकी छाया चमक उठी और उसने उसे लू किंग की छाती की ओर बढ़ा दिया। झेन परिवार के गार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। ये हमला अचानक हुआ था। जब तक वे आकृतियां प्रकट नहीं हुई तब तक उसे उनकी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ था। ऐसी गुप्त तकनीकें। लू किंग के पहले कहे गए शब्दों को याद करते हुए गार्ड को आश्चर्य हुआ कि क्या वे वास्तव में 7 किल टावर के हत्यारे थे। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उसकी नजर उस झड़प पर जा पड़ी। उन आकृतियों और जकूजी के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति से शक्तिशाली आभा निकल रही थी जो आंतरिक अंगों के क्षेत्र तक पहुंच रही थी। ऐसे समूह के सामने तो काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ताकत भी काम नहीं आई। हालांकि जैसे ही यह विचार गार्ड के मन में आया, अगले ही पल उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। पलक झपकते ही काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। अगले ही पल जकूजी के वस्त्र पहने वह व्यक्ति और सभी शक्तिशाली आकृतियां हवा में उड़ गईं। ये कैसे संभव है? झेन परिवार का गार्ड हैरानी से चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। अध्याय 189। 7 किल टावर के सदस्यों की घेराबंदी का सामना करते हुए लू किंग शांत बनी रही। जब हमले उस पर होने ही वाले थे, तभी अचानक उसकी गति में जबरदस्त उछाल आया। उसका शरीर लट्टू की तरह तेजी से घूमने लगा। बिजली की गति से उसके हाथ लगातार प्रहार करते रहे। पल भर में अनगिनत मुट्ठियों की परछाइयां प्रकट हुईं, जो खिलते हुए काले कमल के समान लग रही थीं। 7 किल टावर के वे कुछ शक्तिशाली हत्यारे बिना किसी अपवाद के लू किंग के मुक्कों से सीने पर घायल हो गए। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजते ही वे सभी पीछे की ओर गिर पड़े, जिससे चारों ओर खून फैल गया। बूम बूम बूम। तेज आवाजों की एक श्रृंखला के बीच लू किंग पर हमला करने वाले लोग अपने पीछे की दीवारों और खिड़कियों को तोड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े और उनकी जिंदगी और मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया।
ये कैसे संभव है? झेन परिवार का रक्षक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका जब उसने देखा कि अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति और अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों को काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति द्वारा हवा में उड़ा दिया गया। ये ध्यान देने योग्य है कि इन सभी आकृतियों से निकलने वाली आभा उनकी अपनी आभा से कमजोर नहीं थी और ये सभी आंतरिक अंगों के क्षेत्र में थी। युआनयांग गांव का स्वामी भी आंतरिक अंगों के क्षेत्र में महान सिद्धि का मार्शल विशेषज्ञ था। फिर भी ये विशेषज्ञ काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को भी संभाल नहीं सके। एक ही चाल में सभी पराजित हो गए। 4 लोगों पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसी ताकत सचमुच डरावनी थी। आप आखिर हैं कौन? अच्छे कपड़े पहने वह आदमी अपने पीछे की दीवार से टकराकर खून थूकने लगा। उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। उसने अविश्वास भरी निगाहों से लू किंग की ओर देखा। इस व्यक्ति ने निहत्थे होकर न केवल उनकी लंबे समय से तैयार की गई घातक चालों को आसानी से नाकाम कर दिया, बल्कि एक ही वार में उन सभी को हरा भी दिया। 4 हमलावरों में से केवल वही जीवित बचा। उनकी युद्धकला की क्षमता अविश्वसनीय रूप से गहन थी। जिन मार्शल आर्ट के महान गुरुओं से वह मिला था, उनके पास भी इतनी उत्कृष्ट और भयावह तकनीकें नहीं थीं। मैंने तुमसे कहा था, मैं ही तुम्हें मारने आया हूँ। लू किंग ने उत्तम वस्त्र पहने उस व्यक्ति को देखा। उसकी छाती पर फटे हुए वस्त्रों के बीच से उसने अंदर पहने हुए गहरे सुनहरे मुलायम कवच को देखा। ऐसा लगता है कि इस नर्म कवच ने आपकी जान बचा ली। अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए रुक गया। वास्तव में अगर यह कोमल कवच न होता जो कभी उसके शरीर से अलग नहीं हुआ, तो वह भी अपने साथियों की तरह मर चुका होता। फिर भी वह अब बुरी तरह घायल हो चुका था। उनकी ताकत उनकी पूरी क्षमता के केवल 2 या 3/10वें हिस्से तक ही कम हो गई थी। काले वस्त्र पहने उस रहस्यमय व्यक्ति की मुट्ठी की ताकत बेहद भयावह थी। नर्म कवच से सुरक्षित होने के बावजूद उसका हृदय बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी मार्शल ऊर्जा और रक्त सब बिखर गए थे और फिलहाल वे फिर से संगठित होने में असमर्थ थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक वह लू किंग की साधना को समझ नहीं पाया था। विरोधी घने कोहरे के बीच खड़ा प्रतीत हो रहा था। विस्फोटक ऊर्जा और रक्त के बावजूद उसने अपने क्षेत्र को पूरी तरह से छिपा रखा था। क्या ये कोई प्रागैतिहासिक क्षेत्र का राक्षस हो सकता है? फिर भी उसने प्रागैतिहासिक वास्तविक ऊर्जा के बजाय ऊर्जा और रक्त शक्ति का उपयोग किया। कुछ क्षणों के लिए अच्छे कपड़े पहने वह व्यक्ति उथल पुथल में था। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। वह किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात वह बहुत अच्छी तरह जानता था। आज वह बड़ी मुसीबत में था। काले कपड़े पहने वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से 7 किल टावर के लिए आया था। हालांकि उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि इस दुनिया में कोई 7 किल टावर को सक्रिय रूप से उकसाने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन तथ्य उनके सामने थे और उन्हें इस पर विश्वास करना ही पड़ा। ये देखकर कि अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, लू किंग ने अपना हाथ पलटा और किसी तरह मुट्ठी के आकार का एक पत्थर निकाला, जिसका वजन उसने हल्के से किया। अच्छे कपड़े पहने उस आदमी के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। लू किंग की मिसाइल चलाने की कुशलता को देखने के बाद वह लापरवाही करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने तुरंत कहा, महोदय, शायद कोई गलतफहमी हुई है। ये गांव वास्तव में वह नहीं है जिसके बारे में आपने 7 किल टावर के रूप में बताया था। मैं तो बस एक व्यापारी हूँ। 7 किल टावर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पैसा चाहिए तो मैं गांव की सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। उत्तम वस्त्र पहने उस व्यक्ति के बोलने से पहले ही लू किंग के हाथ में मौजूद पत्थर उड़कर दूर जा गिरा। अत्यधिक बल के साथ पत्थर की गति बेहद तीव्र थी। उत्तम वस्त्र पहने उस व्यक्ति के पास, जिसका हृदय क्षतिग्रस्त था और जिसकी ऊर्जा और रक्त बिखरे हुए थे, बचने का समय नहीं था। टकराना। पत्थर ठीक उत्तम वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के सिर पर लगा। आंतरिक अंगों के विशेषज्ञ की कठोर खोपड़ी होने के बावजूद लू किंग द्वारा चलाए गए पत्थर की भयानक शक्ति के आगे वह अंडे की तरह नाजुक हो गई। उसका सिर पल भर में फट गया, जिससे लाल और सफेद पदार्थ चारों ओर भयावह रूप से बिखर गए। अच्छे कपड़े पहने वह आदमी मर चुका था। झेन परिवार के दूसरे युवा स्वामी ने ऐसा भयावह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह भय से चीख पड़े। अच्छा नहीं है। झेन परिवार का गार्ड चौंक गया और उसने युवा मालिक का मुंह ढकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लू किंग की निगाहें पहले ही उन पर टिक चुकी थीं। महोदय, हम प्रांत के झेन परिवार से हैं, यहाँ बस मौज मस्ती के लिए आए हैं। हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कृपया इस बात को समझें, महोदय, झेन परिवार के गार्ड ने साहसपूर्वक कहा। दूसरे युवा स्वामी की बात करें तो कांपते और पीले पड़ते हुए वह पहले ही समझ चुका था कि यह व्यक्ति एक सच्चा हत्यारा है, जैसा कि उसने पहले कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट से नहीं मिला था। लू किंग को चुप देखकर झेन परिवार का गार्ड बेहद घबरा गया। हालांकि झेन परिवार शक्तिशाली और पूरे प्रांत में प्रभावशाली था, यहाँ तक कि कांगझोउ के प्रमुख संप्रदायों ने भी उन्हें कुछ हद तक सम्मान दिया, लेकिन ऐसे निर्दयी हत्यारे का सामना करते हुए वह निश्चित नहीं हो सकता था कि दूसरा व्यक्ति उनके प्रति कोई सम्मान दिखाएगा या नहीं। झेन परिवार, तो क्या हुआ? लू किंग की कर्कश आवाज में एक ठंडी मुस्कान थी। राजधानी के यान परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने मुझे नाराज किया तो उसे मरना ही होगा। अच्छा नहीं है, छोटे मालिक, भागो। जब लू किंग ने पहला शब्द बोला तो गार्ड को पहले ही कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। जब उसने मर जाओ सुना तो उसने बिना किसी झिझक के निर्णायक कदम उठाया। उसने झेन परिवार के दूसरे युवा मुखिया को हल्के बल से पीछे की ओर धकेल दिया। उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी कमर से एक छोटी सी चाकू निकाल ली। हाथ में ढाल लिए वह उग्रता से लू किंग की ओर दौड़ा, उसे पीछे धकेलने और अपने युवा स्वामी को भागने के लिए समय देने की कोशिश कर रहा था।
हालांकि वह कुछ ज्यादा ही आशावादी थे। भयंकर ढाल हमले का सामना करते हुए लू किंग ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाकर हाथ से एक वृत्त बनाया और ढाल पर अत्यधिक बल से दबाव डाला। बूम! उस भीषण शक्ति के कारण परिष्कृत इस्पात से बनी मोटी ढाल चकनाचूर हो गई। उसके पीछे खड़ा रक्षक खून की उल्टी करने लगा, उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एक ही चाल में पराजित होकर रक्षक हताशा में जमीन पर बैठ गया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। लू किंग की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि घर के मार्शल ग्रैंडमास्टर्स के पास भी इतनी जबरदस्त ताकत नहीं थी। आखिर यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है? कैंगझोउ में ऐसा खौफनाक मार्शल आर्टिस्ट कब प्रकट हुआ? आपकी वफादारी सराहनीय है, लेकिन दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति की आप रक्षा कर रहे हैं वह एक नीच इंसान है। लू किंग ने अपना सिर हिलाया और बुरी तरह घायल गार्ड को पार करते हुए झेंग परिवार के दूसरे युवा स्वामी की ओर बढ़ गया, जो भागने से बहुत डरा हुआ था। कृपया मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अगर तुमने मुझे मार डाला तो मेरा परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे। लू किंग के पास आते ही दूसरा युवा मालिक डर के मारे चीख पड़ा। महोदय, हमारा इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। कृपया झेंग परिवार की खातिर मेरे स्वामी को बख्श दीजिए। हम कसम खाते हैं कि आज की घटनाओं के बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे। झेंग परिवार के रक्षक ने बड़ी मुश्किल से दर्द सहते हुए बात की। तुम्हें लगता है कि मैं इस कमीने को चुप कराने के लिए मार रहा हूँ? लू किंग रुक गई और उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखने लगी। गार्ड अचंभित रह गया। इस कारण के अलावा वह किसी और मकसद के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। एक कुलीन परिवार की यही सोच है, जो इंसानी जिंदगियों को घास के समान समझता है। मैं आपको बता दूं, मैं उसे सिर्फ उन लड़कियों के लिए न्याय दिलाने के लिए मार रहा हूं जिनके साथ उसने बलात्कार किया और उनकी हत्या की। गार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे कुछ एहसास हो गया हो। हालांकि अगले ही पल उसने देखा कि लू किंग के हाथ से एक पत्थर निकलकर हवा में उड़ गया। फिर दूसरे युवा मालिक का सिर सड़े हुए तरबूज की तरह फट गया। युवा मास्टर, गार्ड शोक से कराह उठा। मैं तुम्हें बख्शने की योजना बना रहा था, लेकिन तुमने मुझे याद दिला दिया। दूसरे युवा स्वामी की बेरहमी से हत्या करने के बाद लू किंग मुड़ गया। इस नीच ने तुम्हारी मौजूदगी में उन लड़कियों का यौन शोषण किया और उनकी हत्या कर दी, है ना? महाराज, आपका मतलब ये है कि उन नीच वेश्यालय की लड़कियों की वजह से आपने मेरे युवा स्वामी को मारने का फैसला किया? गार्ड ने हैरानी से कहा। हाँ, क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है? गार्ड चुप रहा। वह कहना चाहता था, बेशक ये काफी नहीं था। वे तुच्छ लोग, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, उनके युवा स्वामी के मूल्य के आगे कुछ भी नहीं थे। लेकिन लू किंग के लहजे से उसे पता चल गया था कि वह इस कारण को पर्याप्त मानता है, इसलिए वह चुप रहा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन लू किंग ने उसके चेहरे के भावों में ही जवाब देख लिया। व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लू किंग ने कहा, जैसा कि उम्मीद थी, ऐसे में आप नीचे जाकर अपने युवा स्वामी के साथ जा सकते हैं। पत्थर के हवा में टकराने की आवाज फिर से सुनाई दी, क्योंकि वह सीधे गार्ड के सिर की ओर उड़कर गया। एक दबी हुई आवाज के साथ गार्ड के माथे पर खून का एक छेद दिखाई दिया। उसका शरीर कांप उठा और वह गिर पड़ा। उसकी जान निकल रही थी। गार्ड से निपटने के बाद लू किंग ने ज्यादा देर नहीं लगाई और धीरे धीरे इमारत के अंदर चली गई। एक कथित तौर पर मृत हत्यारे के शव के पास से गुजरते हुए उसने अचानक उसकी कनपटी पर लात मारी। लाश ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भेस खुल गया है। लू किंग शांत रही। हालांकि हत्यारे की कछुआ श्वास तकनीक बहुत ही प्रभावशाली थी, लेकिन उसकी आत्मा को महसूस करने की क्षमता और उसकी विशेष शक्ति के सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी। यहाँ तक कि एक पूर्व दिव्य प्राणी भी उससे अपनी आभा नहीं छिपा पाएगा। एक साधारण आंतरिक अंग क्षेत्र के प्राणी की तो बात ही छोड़िए। मरने का नाटक करने वाले हत्यारे को मारने के बाद लू किंग इमारत में चली गई। गांव के सभी आंतरिक अंगों के क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट मारे जा चुके थे। अध्याय 190। जब लू किंग ज्यूली गांव लौटी तो आसपास का इलाका अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। अभी तक भोर नहीं हुई थी। किसी को नहीं पता था कि एक ही रात में उसने 1000 मील से अधिक की दूरी तय कर ली थी और सैकड़ों मील दूर स्थित 7 किल टावर के एक गढ़ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लकड़ी के पलंग पर पालथी मारकर बैठे हुए लू किंग ने कुछ देर तक अपनी सांसों को नियंत्रित किया ताकि उनकी ऊर्जा शांत हो जाए। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया। वह मुख्य रूप से आज रात की लड़ाई के लाभ और हानि का सारांश प्रस्तुत करना चाहता था। सबसे पहले विरोधियों के बारे में संक्षेप में बताने लायक कुछ खास नहीं था। युआनयांग गढ़ 7 किल टावर का एक साधारण गढ़ मात्र था। हालांकि इसमें आंतरिक अंग क्षेत्र के कई हत्यारे थे और इसकी सुरक्षा कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संतरियों द्वारा की जाती थी। हालांकि आत्मा शक्ति रखने वाले लू किंग के लिए ये बातें लगभग न के बराबर थीं। रेशमी वस्त्र पहने उस व्यक्ति के नेतृत्व में आंतरिक अंगों के क्षेत्र के कुछ हत्यारों ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका वर्तमान संचय एक साधारण जन्मोत्तर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट की क्षमता से कहीं अधिक था। लू किंग का अनुमान था कि उसकी वर्तमान शक्ति के साथ जन्मोत्तर क्षेत्र में केवल महान अद्वितीय प्रतिभाएं या भाग्य के बच्चे ही उसके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, या शायद वे कुलीन वंशज हों जिनका शीर्ष संप्रदायों द्वारा सावधानीपूर्वक पालन पोषण किया गया था और जिन्हें विभिन्न शक्तिशाली गुप्त तकनीकों से संपन्न किया गया था। इनके अलावा यहाँ तक कि वे मार्शल ग्रैंडमास्टर भी जिन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को निखारा है, सामान्य अवस्था में शायद उसका मुकाबला न कर पाएं। उसके विभिन्न तुरुप के पत्तों को बाहर निकालने की तो बात ही छोड़ दें।
यहाँ तक कि साधारण पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र भी। इसका पक्का पता लगाने के लिए इसे युद्ध में परखना होगा। इस जवाबी कार्रवाई के परिणामों से लू किंग को आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत इस प्रक्रिया ने उन्हें काफी आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे बड़ा आश्चर्य पृथ्वी ताबीज का प्रभाव था। एक ही पृथ्वी ताबीज ने उन्हें बिना थके 1000 मील की यात्रा करने की क्षमता दी। ऐसे सहायक प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक थे। इससे लू किंग को ये भी एहसास हुआ कि हालांकि वह वर्तमान में भौह के एक पॉइंट स्पेस में केवल 5 ताबीज ही रख सकता है, जिनमें से प्रत्येक की विशेषता 1 तक सीमित है, लेकिन अगर इनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये 5 ताबीज उसके सबसे बड़े तुरुप के पत्तों में से एक बन सकते हैं। यदि मौलिक ऊर्जा से निर्मित ताबीजों में ऐसे दिव्य प्रभाव हो सकते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित उन आध्यात्मिक ताबीजों में किस प्रकार की शक्ति होगी। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire.net वेबसाइट खोजें। लू किंग अटकलबाजी करने से खुद को रोक नहीं पाए। रून्स का मार्ग एक अनूठी साधना प्रणाली है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर्गत सभी चीजों को अपना शिक्षक मानता है। इस प्रकार इसमें मजबूत अनुकूलन क्षमता होती है और यह समय के संवर्धन वातावरण से विवश नहीं होता है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है और अमर साधना फल फूल रही होती है, तब यह आध्यात्मिक ऊर्जा को आधार बनाकर विभिन्न चमत्कारी आध्यात्मिक ताबीजों का निर्माण करता है, जिनका उपयोग शत्रुओं से लड़ने और स्वयं को मजबूत करने के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के समय में यह मौलिक ऊर्जा का उपयोग करके मौलिक ऊर्जा ताबीज बनाता है, जो यद्यपि आध्यात्मिक ताबीज की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं, फिर भी उनमें विभिन्न असाधारण क्षमताएं होती हैं। लू किंग को पहले ही मौलिक ऊर्जा ताबीजों की शक्ति का अनुभव हो चुका था। स्वाभाविक रूप से वह और भी अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ताबीजों की ओर उत्सुकता से देख रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा के आसन पुनरुत्थान के साथ यदि आध्यात्मिक ताबीज की शक्ति पर्याप्त मजबूत है, तो भले ही वह अमर साधना के मार्ग पर न चले, उसे भविष्य में किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। रूम के मार्ग पर विचार करने के बाद लू किंग ने इस ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने कुछ भी अनदेखा नहीं किया है और उसकी पहचान उजागर नहीं हुई है, वह अंततः थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। जहां एक ओर लू किंग आराम करने के लिए स्वप्नलोक में प्रवेश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कांगचोउ प्रांत में प्रसिद्ध झेंग परिवार एक दमनकारी वातावरण में घिरा हुआ था। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह युवा है? झेंग निवास के मुख्य हॉल में गंभीर दिखने वाले झेंग परिवार के मुखिया ने बर्फ की तरह ठंडे चेहरे के साथ पूछा। उसके सामने कई पहरेदार जमीन पर घुटने टेक कर बैठे थे। बीच में सफेद कपड़े से ढके 2 शव पड़े थे। एक के माथे में छेद था और दूसरा एक सिरविहीन शव था जिसका पूरा सिर उड़ गया था। स्वामी का प्रश्न सुनकर घुटनों के बल बैठे पहरेदार बुरी तरह कांपने लगे और थरथराने लगे। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। हॉल में मौजूद अन्य गार्ड और नौकर तो और भी ज्यादा चुप थे। वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे और अपनी उपस्थिति को बेहद कम करके दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि दूसरा युवा मालिक सिर्फ एक बार बाहर जाने से ही मर जाएगा? अगर उस पुराने पूर्वज को पता चल जाता तो कौन जाने कितने लोग मर जाते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सब बहरे हैं? झेंग परिवार के मुखिया का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। परिवार के मुखिया की बढ़ती हुई ठंडी निगाहों को महसूस करते हुए अंततः एक गार्ड कांप उठा और मुश्किल से बोल पाया। गुरुजी को सूचना देते हुए जब दूसरे युवा स्वामी आज दोपहर निवास से निकले तो उन्होंने यही पोशाक पहनी हुई थी और उनके साथ वास्तव में नेता यांग थे। दूसरे शब्दों में कहें तो युए को घर से बाहर जाने के 1 दिन से भी कम समय में मार दिया गया। उसका पूरा शरीर भी नहीं मिला। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ और आज दोपहर वह ठीक कहाँ गया था? जैसे ही गार्ड जवाब देने वाला था, एक दमनकारी आभा फैल गई और भीतरी हॉल से कई आकृतियां उभर आईं। उनका नेतृत्व एक बुजुर्ग महिला कर रही थी, जिसे एक अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला सहारा दे रही थी। माँ, तुम क्यों जाग रही हो? उसे देखते ही झेंग परिवार के मुखिया ने बुजुर्ग महिला को सहारा देने के लिए तुरंत आगे कदम बढ़ाया। ये देखकर हॉल में मौजूद पहरेदारों और नौकरों ने अपने सिर और भी नीचे झुका लिए। मैं क्यों जाग गई? मैं अभी लेटी ही थी कि यानरान रोते हुए आए और कहने लगी कि यू एर के साथ कुछ हो गया है। क्या ये सच है? बुजुर्ग महिला ने ठंडी सी सांस ली और जैसे ही उसने अपनी ड्रैगन के सिर वाली छड़ी को हल्के से थपथपाया, एक धीमी सी आवाज गूंजी और जमीन धीरे से कांप उठी। पता चला कि अजगर के सिर वाली छड़ी धातु की बनी थी और बेहद भारी थी। बिना कोई निशान छोड़े अपनी पत्नी की ओर एक नजर डालते ही झेंग परिवार के मुखिया का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। फिर उसने दुखी स्वर में कहा, माँ, मुझे अभी अभी पता चला तुम्हारी हत्या कर दी गई है। क्या कहा आपने? ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें चौड़ी हो गईं और उससे एक भयानक आभा निकलने लगी। तुम मारे गए? वो कहाँ है? बिल्कुल तुम्हारे सामने। गार्डों ने कहा कि यह बिना सिर वाला शव यू एर का है, लेकिन मुझे इसकी पुष्टि करने का समय नहीं मिला है। बुजुर्ग महिला ने तेजी से अपना सिर घुमाया और जमीन पर पड़े 2 शवों को देखा। जब वह पहले बाहर आई थी तो उसने सफेद कपड़े से ढके शवों पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वह उनके पहनावे को नहीं देख सकी थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक उनका सबसे प्रिय पोता होगा। ये सुनकर अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला भी चौंक गई। उसने अपनी नौकरानी से केवल इतना ही सुना था कि दूसरे युवा मालिक के साथ कुछ हुआ है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो गई होगी। सिर कटी लाश को देखकर बूढ़ी औरत के हाथ हल्के से कांपने लगे, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसने अपनी प्रबल इच्छाशक्ति से अपनी भावनाओं को दबाया और कर्कश आवाज में बोली,
ग्रीन मदर, जाकर जांच करो। हाँ मिस। बुजुर्ग महिला के इशारे पर हरे रंग के वस्त्र पहने एक दाई, जिसका व्यवहार कुछ हद तक भयावह था, आगे बढ़ी और धीरे से सिर कटे शरीर को ढकने वाले सफेद कपड़े को उठाया। शव पर लिपटे वस्त्रों को देखकर बूढ़ी औरत की उंगलियां थोड़ी कांप उठीं। उसे याद आया कि जब एर सुबह उससे मिलने आया था तो उसने यही पोशाक पहनी हुई थी। हरे रंग के कपड़े पहने दाई का हाथ एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर भी उसने धीरे से शव के कपड़े उतार दिए। फिर शव की छाती पर मौजूद विशिष्ट जन्म चिन्ह को देखकर वह रुक गई और पीछे हटने से पहले उसने शरीर को फिर से ढक दिया। बुजुर्ग महिला के पास लौटकर उसने धीरे से कहा, मालकिन, ये सचमुच युवा स्वामी एर हैं। बुजुर्ग महिला लड़खड़ा गई और लगभग गिर ही पड़ी। माँ, ये सब देख रहे झेंग परिवार के मुखिया ने तुरंत आगे बढ़कर उसका समर्थन किया। दूर हो जाओ। हालांकि अगले ही पल उस बूढ़ी महिला से एक भयानक आभा निकली, जिसने उसे दूर धकेल दिया। ये कौन है? किसने इतनी बेरहमी से मेरी एर की हत्या करने की हिम्मत की? उसके बर्फीले शब्द मानो 9 नरकों की गहराइयों से निकले हों, उसके मुंह से निकले। उसके दांत ऐसे किटकिटा रहे थे मानो वह किसी को निगल जाना चाहती हो।